हाय गाइस, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं पीएफपीआई के यूनिट नंबर 2 के साथ, ट्रेडिशंस ऑफ इंक्वायरी। सो इसमें जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या क्या कवर करना है। पहले तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोचेस क्या होती हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कन्वर्जेंसेस क्या होते हैं, मिक्स मेथड्स क्या होते हैं, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती हैं, इशू ऑफ क्वालिटी एंड एथिक्स क्या होता है, रोल्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें फर्स्ट दो चीज़ें कवर करा दूंगी। सैम्पलिंग में अलग से करा दूंगी एंड ये दो टॉपिक में थर्ड पार्ट में करा दूंगी। सो लेट्स बिगिन। सो रिसर्च क्या होती है? पहले रिसर्च इज़ अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। ओके, तो इट इन्वॉल्व साइंटिफिक, रैशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन और वेरीफाई एग्जिस्टिंग डेटा। तो होता क्या है कि आपकी एक तरीका जिससे आप साइंटिफिक वे के अंदर, रैशनल वे के अंदर एक इंक्वायरी करते हो, या तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है या गलत है, या नई इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी से इधर मतलब ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, यू आर हैविंग अ प्रॉपर मेथड। एक हाइपोथेसिस बनाते हो, डेटा एक वे के अंदर कलेक्ट करते हो, एक स्टैंडर्ड वे के अंदर तुम किसी स्टडी करते हो। यू आर नॉट जस्ट डूइंग लाइक चलो हम वेले बैठे हैं, आज यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेती हूँ, कल वहाँ चली जाऊँगी। यू कैन नॉट डू दैट। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। इसमें आप पैटर्न्स को एग्जामिन करते हो, कनेक्शंस हो गए, थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशंस हो गए, इन सबको एग्जामिन करते हो and creates innovative methods, frameworks and hypothesis for accurate study of human behavior। एक अच्छी स्टडी करने के लिए आप फ्रेमवर्क बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, मेथड्स को यूज़ करते हो। इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एक्सपैंड, करेक्ट और वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। एक सिस्टमैटिक वे के अंदर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ताकि आपकी जो पुरानी नॉलेज है, याद क्या वो सही है गलत है, आप उसको कितना और उसमें एलैबोरेट कर सकते हो, क्या उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो मे बी पुराने रिसर्चर को नहीं मिली थी, जो मैं डिस्कवर कर सकती हूँ। इज़ देयर एनी गैप इन लिटरेचर, तो वो स्टडी करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस की बात करें तो जो आपका स्टडी का नेचर होता है उसके बेसिस पे आप पैराडाइम चूज़ करते हो, या उसके बेसिस पे आप अप्रोच चूज़ करते हो। तो हमारी मेजरली रिसर्च में दो वेज होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव होता है और एक होता है हमारा क्वान्टिटेटिव। अब देखो, रिसर्च को भी ना हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा व्हेन वी आर सीइंग। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है कि हाँ हमें डेटा इन डेप्थ चाहिए या हमें न्यूमेरिकल वे में चाहिए, दैट इज़ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। एक होता है हमारा प्रोसेस के बेस पे, एक होता है हमारा नेचर के बेसिस पे। आपका जो रिसर्च डिवाइड करा जाता है नेचर के बेसिस पे, यू कैन डू इधर एक्सपेरिमेंट्स हो गए, सर्वेज हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी नेचर के बेसिस पे हो जाती हैं। हियर विल बी फोकसिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा के बेसिस पे हम रिसर्च को कैसे देख सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च ये मैं अभी तुम्हें पूरा डिटेल में आगे कराऊंगी। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आपका सॉफ्ट डेटा होता है, जैसे इंप्रेशंस हो गए, इमेजेस हो गए, सिंबल्स हो गए, जो सब्जेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। क्वांटिटेटिव में हार्ड डेटा होता है, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। कर्लिंगर्स डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा कि रिसर्च जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन है, जो कि थ्योरी से गाइड होती है। आप एक पर्टिकुलर, आप पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेते हो, तुमने कोई भी प्रैक्टिकल करा होगा उसमें ROI आते होंगे, बहुत सिर खपता होगा, तो दैट इज़ बेसिकली और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप देख रहे हो कि एग्जिस्टिंग थ्योरी क्या है, क्या उसमें कोई गैप्स हैं, क्या पहले रिसर्चेस के अंदर कोई मिस्टेक्स हुई हैं जो हमें नहीं करनी, ऑल दैट। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें आप इशू स्टेट करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, रेलेवेंट डेटा निकालते हो, उसे एनालाइज करते हो और कंक्लूजन्स निकालते हो। बेसिक रिसर्च या एक्सपेरिमेंट या स्टडी का प्रोसेस, ठीक है। टूल्स फ्रॉम वन पैराडाइम मे नॉट सूट द अदर। जैसे कि मान लो तुम्हें क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो तुम उसके अंदर जाके अपना वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत क्वांटिटेटिव में ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं ले सकते, बट इट इज़ नॉट एज सूटेबल। वो क्वालिटेटिव में ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि आपके पास सब्जेक्टिविटी के लिए स्कोप ज़्यादा होता है। अब देखो, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो इंटरप्रेटिव या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से डील करती है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं पैराडाइम्स के अंदर इंटरप्रेटिव या क्रिटिकल पैराडाइम क्या होता है। नॉन लीनियर इन नेचर होती है और साइक्लिकल डिज़ाइन होता है इसका, ठीक है। इसमें केसेस हो गए, कंटेक्स्ट हो गए, नेचुरल सेटिंग हो गए, सोशियो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, इन पे बहुत फोकस करा जाता है। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो रिफाइन होते रहता है डेटा कलेक्शन के टाइम पे भी, वो फ्लेक्सिबल होता है। ये रिसर्च जो है वो ओपन होती है टू अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग। जैसे क्वांटिटेटिव के अंदर तुम्हें क्या है कि तुम एक ही चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्वालिटेटिव में प्रूव नहीं कर रहे, तुम क्वालिटेटिव के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो है हमारी वो पॉजिटिविज्म के अंदर रूटेड है, कि पॉजिटिविज्म ने क्या कहा था हमारा ज्ञान, कि एक ही रियलिटी है, वी आर डिस्कवरिंग द नॉलेज दैट इज़ एग्जिस्टिंग। तो वो हार्डकोर जो साइंस वाली चीज़ कहते हैं जिसको हम, तो इसमें वेरिएबल्स हो गए, हाइपोथेसिस हो गए, लीनियर सीक्वेंशियल डिज़ाइन हो गया,
मेजरमेंट पे फोकस होता है, एक्यूरेसी, कैजुअलिटी, जनरलाइजेशन, ये इनके मेन फोकस होते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो पहले ही नैरो कर दिया जाता है ताकि उससे हाइपोथेसिस बने, फिर आप उस हाइपोथेसिस को आगे टेस्ट करो। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट बेसिकली आपका हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो गया, एक्सप्लेनेशंस को इवैल्यूएट करना हो गया, थ्योरीज को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड उसको अप्लाइड इश्यूज में पढ़ना या उसको आगे अप्लाई करना। मेजरमेंट का मेन पर्पस यही होता है। मेजरमेंट जो है हमारी 2 टाइप की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि मेजरमेंट पहले होता है लाइक डेटा कलेक्शन से, एंड स्पेशलाइज टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इसका एक डिडक्टिव लॉजिक होता है। डिडक्टिव इज व्हाट? टॉप डाउन। आप एक थ्योरी ले लेते हो एंड आप उस थ्योरी से धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर करके चीज़ों को पढ़ते हो। क्वालिटेटिव के अंदर नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, इमेजेस, टेक्स्ट, सॉफ्ट डेटा बेसिकली, एंड हमारा क्वांटिटेटिव में हार्ड डेटा था। इंडिकेटेड बाई डेटा कलेक्शन एंड थ्योरी बिल्डिंग, ओपन इंडक्टिव। इंडक्टिव होते कि आप पहले देखते हो कि वो चीज़ क्या है, देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा भाई इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो यू आर बिल्डिंग, बॉटम अप होती है ये, एक जैसे कि देयर इज दिस स्केच पेन दैट आई हैव, तो मैं देख रही हूँ दिस इज समथिंग, इट इज़ वेरी थिन सिलेंड्रिकल, ये ब्लैक है यहाँ से, ये ऊपर से वाइट है, नीचे से वाइट है, इफ़ आई ओपन इट, ओ इट्स ओपनिंग, ओ आई कैन राइट फ्रॉम इट, देन आई फिगर आउट इट्स अ स्केच पेन। सो दिस इज़ योर क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, ये सीधा देखा कि अच्छा यार ये तो स्केच पेन है, ओके इट इज़ वाइट इन कलर, इट हेल्प्स यू राइट, ओके इसका बॉडी जो है ब्लैक है, या अंदर से भी ब्लैक है, तो दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तुम टॉप डाउन कर रहे हो। टॉप डाउन इज तुम्हारा पूरी चीज़ तुम्हारे सामने है, तुम उसके बेसिस पे उसको स्टडी कर रहे हो। बट क्वालिटेटिव में क्या होगा, तुम उसको फिगर आउट कर रहे हो कि है क्या चीज़, यू आर ट्राइंग टू गेट नॉलेज, तुम्हें पता नहीं है, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वही है कि मतलब कैसे आप कंसेप्चुअलाइज करते हो या ऑपरेशनलाइज करते हो वेरिएबल्स को रियल लाइफ आउटकम्स पे जो लाइक जिनका इफेक्ट होता है। तो ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है। अभी मैंने एक ओवरव्यू के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। नेचर ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो 2 तरीके की हो सकती हैं, एवरीडे हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती हैं। डेली जजमेंट तो बहुत होती है, स्मार्ट, नेगेटिव, लॉर्ड ऑफ वायलेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, ये सब चीज़ें तो लोग करते हैं, जज करते हैं, तो वो इम्प्रेसाइज होती हैं। दे आर नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट जो हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेजरमेंट जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है, वो प्रिसाइज होती है, वो ह्यूमन सेंसेस के बाहर जाती है एक तरह से। यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्या करना है क्या नहीं करना है साइंटिफिक मेजरमेंट के अंदर। अलाउस ऑब्जर्वेशन ऑफ इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू नेचुरल साइंसेस। तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। एंड सोशल रिसर्चेस क्रिएट इनडायरेक्ट बट सिस्टमैटिक मेजर्स फॉर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। अंडरस्टैंडेबल। क्वांट एंड कॉल की अगर हम बात करें तो दोनों अप्रोचेस जो हैं सिस्टमैटिक मेथड्स यूज़ करती है हाई क्वालिटी डेटा के लिए। मेजरमेंट जो है वो डिफर कर सकता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। टाइमिंग हो गए, डेटा किस टाइप का है, डेटा को आप कैसे लिंक कर रहे हो कॉन्सेप्ट से, और डायरेक्शन क्या है प्रोसेस का, अच्छे से समझते हैं। टाइमिंग की बात करें तो मेजरमेंट डिसीजंस आर मेड बिफोर डेटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव के अंदर डिसीजन आप पहले ले लेते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से मेजरमेंट करनी है, उसके बाद डेटा कलेक्शन चालू होता है। वेरिएबल्स जो है वो स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करे जाते हैं एक प्लानिंग स्टेज के अंदर, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी है तो उसको कैसे मेजर करा जाएगा, क्या करा जाएगा। तो एक प्लानिंग स्टेज होता है हमारी क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के अंदर, उसके अंदर यू फिगर आउट कैसे करना है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, मेजरमेंट जो है वो डेटा करेक्शन के ड्यूरिंग भी होते रहते हैं कि हाँ आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, आप इंटरव्यू भी ले रहे हो, यू फिगर आउट कि अच्छा इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, तो यू चेंज दैट थिंग। रिसर्चर जो है वो रिफाइन करते रहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग फील्ड से इंटरेक्ट कर करके। फॉर्म्स ऑफ डेटा की बात करें तो क्वालिटेटिव में एज ए सेड हार्ड डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है और योर डिडक्टिव लॉजिक कह लो। क्वालिटेटिव में ऑपोजिट हो गया, डेटा बहुत तरीके का हो सकता है, रिटन, एक्शन, साउंड, सिंबल, ऑब्जेक्ट, इमेजेस, सब कुछ हो सकता है। ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये कोई एक सिंगल फॉर्मेट नहीं यूज़ करते। लिंकिंग कॉन्सेप्ट टू डेटा, तो भाई क्वांटिटेटिव में तो बहुत ही फिक्स सीक्वेंस है, जैसे मैंने कहा टॉप डाउन है, ऊपर से देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। कॉन्सेप्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो तुम, फिर उसको मेजरमेंट टूल्स को प्लान कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर मेजरमेंट ब्रिज बनता है जिसपे मतलब मेजरमेंट ब्रिज इज बेसिकली मेजरमेंट क्राइटेरिया कि किसके बेसिस पे आप डेटा को जज कर रहे हो,
ठीक है, लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट पैराडाइम्स, तो मैंने कहा था जो पैराडाइम आप फॉलो कर रहे हो आप उसके हिसाब से पूरी रिसर्च आपकी शेप हो जाएगी. तो दैट इज़ व्हाट अ मेजरमेंट ब्रिज एक तरह से इसकी आप एक मेजरमेंट टूल डिसाइड कर लेते हो कि हाँ भाई मुझे इस डेटा को ऐसे स्टडी करना है. देन क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो आइडियाज़ को देखा जाता है, रिफाइन होते जाते हैं, वो एग्जामिन हो रहा है, भले आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, यू आर कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. ओके, कॉन्सेप्ट और डेटा जो है वो एक साथ ही डेवलप हो रहे होते हैं. इट्स लाइक अ इंटरैक्टिव प्रोसेस. डायरेक्शन देखें तो क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए, उनके मेजर क्रिएट कर दिए और न्यूमेरिकल डेटा इनके अंदर निकल गया. क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप पहले एविडेंस पे फोकस करते हो, फिर उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ निकालते हो कि अच्छा ये क्या हो सकता है, फिर उसको कॉन्सेप्ट से ब्लेंड करते हो और फिर वो डेटा साथ में इवॉल्व करते रहता है. अब डिफरेंस देख लो. एरिया ऑफ मेजरमेंट टाइमिंग देखें तो पहले होता है मेजरमेंट क्वांटिटेटिव के अंदर, और क्वालिटेटिव के अंदर ड्यूरिंग होता है. फिर फाइनल डेटा फॉर्म क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव में बहुत सारे हो सकते हैं. लिंक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव डेटा सीक्वेंशियल होता है क्वांटिटेटिव के अंदर, जो मैंने अभी बताया डिडक्टिव लॉजिक. क्वालिटेटिव में इंटरैक्टिव होता है. प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन देखें तो लार्जली डिडक्टिव, लार्जली इंडक्टिव. पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कंस्ट्रक्ट को यूज़ करता है और उसको एक मेजरमेंट टेक्निक से लिंक करता है. ठीक है, कन्वर्ट्स कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रेजुडिस इनटू ऑब्जर्वेबल एम्पेरिकल डेटा. जैसे प्रेजुडिस पढ़ना है आपको, तो आप स्टडीज़ बना रहे हो, आप बहुत सारे नॉट स्टडीज़ बना रहे हो, आप सर्वेज बना रहे हो, स्टेटमेंट्स दे रहे हो, जिससे आप समझने की कोशिश करो कि हाँ इफ़ अ पर्सन अग्रीज टू दिस देन मे बी दे आर हैविंग सॉर्ट ऑफ अ प्रेजुडिस इन देयर हेड्स. तो दैट्स व्हाट. Though quantitative research is structured, measurement is not rigid. Constructs and techniques can be refined during development. Even though हम quantitative को कहते हैं कि बहुत structured है, but still आप बीच बीच में techniques को refine कर सकते हो. When you figure out कि हाँ maybe यार this is not working, this could work in a better way, तो आप वो technique refine कर सकते हो. This is majorly why आपके pilot trials होते हैं किसी भी research के. Qualitative research is flexible but still relies on pre-existing concepts. क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बट वो अगैन आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, आप थ्योरी तो निकाल ही रहे हो ना उसके लिए. अब दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं मेजरमेंट के. वन इज़ योर कंसेप्चुअलाइजेशन, द अदर इज़ योर ऑपरेशनलाइजेशन. तो देखते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन क्या होता है. थिंकिंग थ्रू एंड रिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्ट्स मीनिंग, produces a conceptual definition, abstract idea based and linked to other constructs. तो बेसिकली आप एक कंस्ट्रक्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो कि अच्छा ये क्या हो सकता है, इस पे पहले आप स्टडी करोगे ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, मतलब एग्जिस्ट करती है दैट्स व्हाई स्टडिंग, बट इस पर कोई रिसर्च हो चुकी है नहीं हो चुकी है, तो आप उसके बारे में पूरा स्टडी करते हो, उसको दूसरी चीज़ों से लिंक करते हो. फॉर एग्जांपल यू स्टडिंग एंग्जाइटी, तो आप एंग्जाइटी को स्ट्रेस से भी लिंक करके देख रहे हो कि अच्छा व्हाट आर द थिंग्स दैट ओवरलैप ओवर हियर. तो यू आर स्टडिंग एवरीथिंग. तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग लग रही होती है, ऑब्जर्व करते हो आप चीज़ों को, आप कंसल्ट करते हो लोगों को जा जाके कि अच्छा यार ये ऐसे है तो क्या ये ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज यू आर कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्टिंग. ROL रिव्यू करते हो आप, एंड देन अल्टरनेटिव डेफिनेशंस को भी ट्राई करते हो. ऑपरेशनलाइजेशन इज बेसिकली कंसेप्चुअल डेफिनेशन को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस या सेट ऑफ प्रोसीजर्स के साथ आप लिंक कर देते हो. एक ऑपरेशनल डेफिनेशन निकलती है कि एग्जैक्टली एक कंस्ट्रक्ट को आप कैसे मेजर करोगे. ऑपरेशनल इज बेसिकली वो चीज़ जो आप साइंटिफिक सेटिंग के अंदर यूज़ कर रहे हो. कंसेप्चुअलाइजेशन इज आपने उसका कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है. ऑपरेशनलाइजेशन इज आपने उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन निकाल ली कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे. जैसे कि सर्वेज हो गए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हो गई, कोडिंग मेथड्स हो गए, टेस्ट हो गए एंड एक्सेट्रा. कंसेप्चुअलाइजेशन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर लेट्स से प्रेजुडिस, तो उसके सोर्सेज क्या क्या होंगे. जैसे कि पर्सनल रिफ्लेक्शन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, दूसरों से डिस्कस करना, लिटरेचर निकालना. फिर कॉमन इंसाइट आपकी निकलेगी, हाँ प्रेजुडिस एक एटीट्यूड है जो दूसरे ग्रुप के लिए बनता है. इसमें जजमेंट होती है कहीं ना कहीं, इवन दो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्री जजमेंट आ जाती है. नेगेटिव व्यू देखते हो आप आउट ग्रुप को. मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं इसके. एक कलेक्टिवली ग्रुप के बारे में होता है, एक पर्टिकुलर लोग टाइप के लोगों के बारे में होता है. इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस को आप स्टडी करते हो कि क्या सिर्फ इंडिविजुअल प्रेजुडिस देख रहे हैं या क्या ग्रुप्स को भी मतलब प्रेजुडाइज करा जा सकता है. उसको फिर आप डिफ़र कर रहे हो कि वो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोटाइप, रेसिज्म से कैसे डिफरेंट है. फिर आपने एक फाइनल कंसेप्चुअल डेफिनेशन निकाल ली कि प्रेजुडिस इज एन इनफ्लेक्सिबल नेगेटिव एटीट्यूड हेल्ड बाय इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ रेशियल और
ethnic outgroup, it may rely on stereotypes and can lead to unequal treatment. तो ये एक आपकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन निकल गई, पर आप इसको आगे स्पेसिफाई करोगे कि मतलब ये रेस और एथनिक ग्रुप से मतलब क्या है यहाँ पे, क्या जजमेंट जो होती है, आप प्री जजमेंट जो कह रहे हो कि हाँ विदाउट इन्फॉर्मेशन है, वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो क्या हम उसको पॉजिटिव प्रेजुडिस कह सकते हैं. कंसेप्चुअलाइजेशन डिमांड्स बीइंग एक्सप्लिसिट एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको एक बहुत एक्सप्लिसिट वे के अंदर हर चीज़ दिखानी पड़ती है. ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर हम देखें तो ट्रांसलेटिंग द कंसेप्चुअल डेफिनेशन इनटू एक्चुअल मेजरमेंट प्रोसीजर. जैसे कि अब आपने डेफिनेशन निकाली कि प्रेजुडिस ऐसे है वैसे ये वो, फिर आप उसके वो कैसे स्टडी करोगे, उसको आप कैसे मेजर करोगे, दैट इज़ व्हाट योर ऑपरेशनलाइजेशन इज. जैसे कि आपका एक क्वेश्चनर बनाना हो गया, चेकलिस्ट बना लिया आपने, कोडिंग मीडिया कंटेंट कर लिया, अडेप्टिंग और बोरोइंग एस्टैब्लिश स्केल्स को, मतलब कोई नया स्केल यूज़ करा बनाया या फिर पुराने को बोरो कर लिया सेम चीज़ को स्टडी करने के लिए. फिर कंसिडरेशन होती है कि एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको वो चूज़ करना है जो आपकी डेफिनेशन पे फिट हो रहा है, जो कि टाइम, मनी, पार्टिसिपेंट्स और अपने स्किल सेट के साथ अलाइन कर रहा है. measures must align with unit of analysis and allow generalizations. जो भी आपका एनालिसिस, जिसको भी आप एनालाइज कर रहे हो, उससे अलाइन करनी चाहिए और जनरलाइजेशन आप उसका कर सको इस तरीके से होनी चाहिए. ऑपरेशनलाइजेशन एक ब्रिज बना देता है एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के अंदर, कि मतलब आपका आपने एक थ्योरी दे दी, कॉन्सेप्ट है, उसको आप एविडेंस बेस्ड वे के अंदर कैसे लिंक कर रहे हो. मेजरमेंट टेक्निक्स जो होती है हमारी, specific operations that indicate the presence of abstract idea, कि आपने एक तरीका दे दिया जिससे आप पता लगा पा रहे हो कि ये आइडिया किसी बंदे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी की लैंग्वेज या बिहेवियर या पैटर्न्स एंड ऑल दैट. देयर आर 5 सजेशंस फॉर डेवलपिंग अ मेजर. एक तो ये कि आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को याद रखो, क्या है क्या नहीं, उसको एकदम इन डिटेल के अंदर कंस्ट्रक्ट करो. ओपन माइंड रखो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो. ये नहीं कि मुझे लग रहा है कि इंटरव्यूज़ द बेस्ट, मैं सिर्फ इंटरव्यूज़ करूँ, नहीं हो सकता उस केस में सर्वे भी बेटर वर्क कर रहा हो. दूसरों से बोरो करो, पुराने मेजर्स जो इस्टेब्लिश कर चुके हैं लोग उनको अडेप्ट करो, यूज़ करो, क्रेडिट देकर लोगों को. ऑब्वियसली एंटिसिपेट करो कि हाँ भाई क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं इन फ्यूचर इसकी वजह से, और यूनिट ऑफ एनालिसिस के साथ अलाइन करो कि कौन सा टारगेट लेवल क्या है, क्या आप इंडिविजुअल ग्रुप को स्टडी कर रहे हो, क्या अगर आप मान लो एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करना चाह रहे हो तो उसके अंदर यू विल नीड मास डेटा. उसमें ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई आपने सोच लिया कि मैं 15-20 लोगों पे इंटरव्यू करके काम चला लूँगी. नहीं, इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन समथिंग ऑन अ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, यू नीड ओवर 200 और लाइक बिग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आगे डेटा बहुत ज़्यादा हो. इवन 200 कैन बी लेस इन लॉट ऑफ सिनारियोज. कंसेप्चुलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन, वही ये प्रोसेस क्या होता है, पहले आप कंसेप्चुलाइज करते हो किसी चीज़ को, फिर आप ऑपरेशनलाइज करते हो कैसे मेजर करना है, फिर आप फाइनल मेजरमेंट करते हो. तो 3 लेवल्स होते हैं, कंसेप्चुअल, ऑपरेशनल और एम्पेरिकल. कंसेप्चुअल इज आपने एक एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस निकाल लिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे है. ऑपरेशनल इज उसको हाइपोथेसिस को आप मेजरेबल इंडिकेटर से टेस्ट करते हो, और एम्पेरिकल इज एक कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर करते हो जो आप. लिंक थ्योरी कॉन्स्ट्रक्ट टू मेजरेबल वेरिएबल्स एंड एम्पेरिकल रियलिटी, मतलब आप थ्योरी को वेरिएबल से लिंक कर रहे हो जो मेजर कर सकते हो आप जिन्हें, और फिर उसको रियलिटी से लिंक कर रहे हो. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट योर कंसेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस इज़. तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो आपने एक हाइपोथेटिकल कॉजल रिलेशनशिप बनाया है इनके बीच के अंदर, ये कंसेप्चुअलाइज हो रहा है. इसके आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट की डेफिनेशन निकाली, फिर और डेफिनेशन निकाली, तो दिस इज़ योर थ्योरेटिकल लेवल डेफिनेशन वाला. फिर उसमें ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे मेजर करना है, कैसे मेजर नहीं करना. फिर एंड के अंदर आके आप उसे मेजर कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो. क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंदर ये लीनियर और डिडक्टिव सीक्वेंस होती है. कॉन्सेप्ट निकाला, फिर उसको ऑपरेशनलाइज करा, फिर उसको मेजर करा, ठीक है. तो डिडक्टिव सीक्वेंस होती है इसके अंदर एक. ये चीज़ मैंने बता ही दी है. कैसे आप थ्योरी को मेजरमेंट में लिंक कर सकते हो, कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस, जैसे कि आपने कॉजल रिलेशनशिप एग्जामिन करा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर, फिर एम्पेरिकल हाइपोथेसिस बनाया, उसको टेस्ट करा कि क्या स्पेसिफिक मेजर्स और इंडिकेटर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं या नहीं हैं. ये सब चीज़ें आई ऑलरेडी टोल्ड यू.
क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी बहुत ही एक सिस्टमैटिक फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप थ्योरीज टेस्ट करते हो, एम्पेरिकली एविडेंस बेस्ड रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हो वेरिएबल्स के बीच में और जनरलाइज करना चाहते हो फाइंडिंग्स को। फोकस होता है कि एक ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन थ्योरी का, कॉन्स्ट्रक्ट्स का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो थ्योरी और स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यूज टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड फिनोमेना। लेवल्स ऑफ थ्योरी दो हो सकती है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, एम्पेरिकल हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो कंसेप्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं बट कॉन्क्रीटली नहीं है, कि आपको पता है कि हाँ ये कुछ है बट यू आर नॉट श्योर ऑफ इट। एम्पेरिकल इज आप उसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हो कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आई थिंक दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन ईटिंग आइसक्रीम एंड फॉलिंग सिक, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ इट कि हाँ ये चीज़ क्या है। फिर आप उसको मेजर करते हो एक्चुअल लैब्स में जाके, यू स्टार्ट स्टडीइंग थिंग्स, तो वो आपका एम्पेरिकल लेवल हो गया। थ्योरी दो तरीके से डेवलप कर सकते हो, बॉटम अप से कर सकते हो और टॉप डाउन से भी कर सकते हो। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हमारा एक टेस्टेबल टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है एक रिलेशनशिप के बारे में दो वेरिएबल्स के बीच में, कि जैसे मैंने अभी एक हाइपोथेसिस में बताया था कि ईटिंग आइसक्रीम विल कॉज टू कोल्ड। तो अब हाइपोथेसिस के भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट हमें नीडेड अभी दो ही। एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता या कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप निकलता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने एक स्टडी करी और आपका कोई रिलेशनशिप नहीं निकला तो वो आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस जो होते हैं दे पर्टेन टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड द नल हाइपोथेसिस सब्जेक्टिव टू स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। तो नल हाइपोथेसिस अगर आते तो आप उसको स्टैटिस्टिकली बार बार टेस्ट करते हो टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। सैम्पलिंग देखें तो सैम्पलिंग इज अ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन आप सेलेक्ट करते हो, दैट इज़ योर सैम्पलिंग। ये मैं इन डिटेल कराऊंगी बट जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू, दो मेजर टेक्निक्स होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करें तो इंटरव्यूज़ जो हैं यूज़ हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज़ हो सकती है। डेटा एनालिसिस में आप अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स देखते हो, जैसे जेंडर, एज, इनकम। वेरिएबल्स हो गए जैसे कि वो वेरिएबल्स जिनको आप न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली इट इज़ डन कि आप ग्रुप डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कोरिलेशंस निकाल रहे हो और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स उनमें निकाल रहे हो। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ हो जाती है, जैसे टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, चाई स्क्वायर हो गया, रिग्रेशन हो गया, और ये सब आई थिंक हमने लास्ट सेमेस्टर कर ही लिया था। इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन नहीं भी आता, इट्स ऑल राइट, यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ भाई ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डिटेल के अंदर जाने की नीड नहीं है। इंटरप्रिटेशन में आप एनालाइज करते हो रिजल्ट्स को, रिसर्च क्वेश्चन पे देखते हो कि क्या मेरा जो फाइंडिंग अभी निकल रहा है वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर आप कंक्लूजन निकालते हो उसका। देन कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स की बात कर लें हम, तो कॉन्सेप्ट्स आपके वही सब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए जिनको आप मेजर कर सकते हो। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को या तो आपने मेजरेबल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। ऑपरेशनलाइजेशन इज अगैन उन्हीं को आप कन्वर्ट कर रहे हो मेजरेबल इंडिकेटर के अंदर। वाई आई एम यूजिंग दीज टर्म्स अगैन एंड अगैन, वाई आई हैव मेंशन दीज अगैन एंड अगैन, इज बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाती है ऑपरेशनलाइजेशन और कंसेप्चुलाइजेशन के अंदर। तो जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार चीज़ें याद होंगी। दैट्स वाई यू विल फाइंड कि a lot of things in my PPTs are repeated. वेरिएबल्स को आप कैसे क्लासीफाई करते हो? कॉजल रिलेशनशिप से कर सकते हो, स्टडी डिज़ाइन से कर सकते हो, मेजरमेंट यूनिट से कर सकते हो। जब रिलेशनशिप से बात करें तो इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, एक्सट्रेनियस हो गया, इंटरवीनिंग हो गया, और भी टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं बट मेजरली ये होते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें, स्टडी डिज़ाइन एक्टिव हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है। एक्टिव होता है जिसमें मैनिपुलेट कर रहा है रिसर्चर चीज़ों को, एट्रीब्यूट होता है जिसमें मैनिपुलेट आप नहीं करते चीज़ों को। देन वी हैव मेजरमेंट यूनिट्स, कैटेगोरिकल हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, इट्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। देन डिपेंडेंट वेरिएबल, सो इट्स अ एग्जाम्पल। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, डबल स्किप हो गया था गलती से। लेट्स से दैट फॉर एग्जाम्पल रिसर्च टॉपिक आपका है एग्जामिनिंग द रेशियल टॉलरेंस इन US सिटीज़ एंड हाउ इट रिलेट्स टू सिटी सब कल्चर्स। तो रिसर्च क्वेश्चन इसमें ये हो गया कि
does a city subculture supports new or unconventional politics influence racial tolerance among रेजिडेंट्स कि न्यू या अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो है क्या वो रेशियल टॉलरेंस को बढ़ा रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है. तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिया तो क्रिएटिव क्लास थ्योरी, जिसमें बेसिकली सिटीज़ विद प्रोफेशनल्स इन साइंस डिज़ाइन एंटरटेनमेंट फॉस्टर ओपननेस. तो ऐसे थ्योरी की जहाँ पे आपके ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं साइंस में, डिज़ाइन में, एंटरटेनमेंट में, उसमें ओपननेस ज़्यादा होती है उन कल्चर्स के अंदर. सब कल्चर सपोर्टिंग नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मे एनकरेज टॉलरेंस. अगर कोई ऐसे कल्चर्स हैं, कल्चर के अंदर भी कल्चर्स होते हैं, लेट्स से इंडियन कल्चर है तो इंडियन कल्चर के अंदर 15-20 कल्चर्स होंगे, 15-20 तो बहुत कम है, देयर आर सो मेनी कल्चर्स. तो वो क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को या वो नहीं कर रहे हैं, वो भी आपका टॉलरेंस बढ़ा सकता है. एंड स्टडी लिंक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर टू इंडिविजुअल एटीट्यूड. सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं आपके इंडिविजुअल एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है. तो इसमें 2 वेरिएबल्स हो गए. इंडिपेंडेंट इज़ की सिटी का सपोर्टिव सब कल्चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि कितना रेशियल टॉलरेंस है वाइट रेजिडेंट्स के अंदर. तो कंसेप्चुअलाइजेशन क्या होता है. अच्छा, अगर रेशियल टॉलरेंस रेसिज्म नहीं पता तो इट इज़ बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर रेस को डिस्क्रिमिनेट करना, एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, एक पर्टिकुलर कलर के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना. IV एंड DV आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. ऑब्वियसली आप डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर पाओगे कि क्या कितना सपोर्टिव कल्चर है या कितनी रेशियल टॉलरेंस है, तो आपको उनको एक स्पेसिफिक मेजर के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा. तो ये आपका कंसेप्चुअलाइजेशन हो गया. ऑपरेशनलाइजेशन में आपने क्या करा कि जैसे सपोर्टिव सब कल्चर के क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि एजुकेशन कितना है लोगों में, पॉपुलेशन की एज क्या है, एक एवरेज कितने % रेजिडेंट जो है वो खुद को लिबरल कहते हैं, कितने कहते हैं जिनके लिए रिलीजन एक बहुत सेंट्रल चीज़ नहीं है. क्रिएटिविटी इंडेक्स क्या है, कितने ऑक्यूपेशन आपके साइंस में, आर्ट में, डिज़ाइन में, एंटरटेनमेंट के अंदर है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम देखें तो रेशियल टॉलरेंस इंडिकेटर कि वुड यू एक्सेप्ट अ फैमिली मेम्बर मैरिंग अ ब्लैक पर्सन, तो आपने उसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं. स्टडी डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी 27 US सिटीज़ की. क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो होती है जहाँ पे 2 ग्रुप्स को कंपेयर करा जाते हैं सेम टाइम पे, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ वो होती हैं जहाँ पे एक ही ग्रुप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करा जाता है. तो अगर किसी को नहीं पता तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया. डेटा सेंसस से लिया था और सर्वेज से लिया था. स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट करी थी ताकि आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इंश्योर रहे. Hypothesis, conceptual hypothesis was cities with supportive subcultures show higher racial tolerance. जहाँ पे supportive subculture होंगे उनकी racial tolerance ज़्यादा होगी. Empirical hypothesis की बात करें तो measurable subcultures indicators correlate with survey responses on the racial tolerance. तो basically जो भी आपका subculture के indicators हैं वो correlate करेंगे survey responses के साथ. एनालिसिस करा गया तो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV रिस्पॉन्सेज, कोरिलेशन पे फोकस करा गया था, पैटर्न्स पे फोकस करा गया था कि अक्रॉस सिटीज़ क्या पैटर्न्स आ रहे हैं. फाइंडिंग्स इन कंक्लूजन, जो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, लिबरल और लेस रिलीजियस पॉपुलेशन थी उनकी टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा थी रेशियल लोग डिफरेंसेस के लिए. थ्योरी को अगैन इसने सपोर्ट ही करा कि हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर सब कल्चर जो था वो अफेक्ट करता है आपके इंडिविजुअल एटीट्यूड्स को, तो वो सपोर्ट हो गई. डेमॉन्स्ट्रेट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, थ्योरी ली, फिर हाइपोथेसिस बनाया, ऑपरेशनलाइजेशन हुई, मेजरमेंट हुआ, टेस्टिंग हुई और कंक्लूजन निकल गया. अब देखिए अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग से, तो वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर लाई करता है. वाई? बिकॉज पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस मेथड्स को यूज़ करो, एवरीथिंग इज योर एक्सपेरिमेंट, नंबर, आपको एक फाइनल चीज़ चाहिए, ठीक है. तो उसमें एक तरह से एक मेथोडोलॉजिकल मोनिज्म है कि एक पर्टिकुलर मेथड को आप रेफर करते हो, सिर्फ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना को यू कंसिडर एज योर वैलिड नॉलेज, जिसको हम फिनोमिनलिज्म भी कहते हैं. तो साइंटिफिक नॉलेज बिल्ड्स थ्रू अक्यूमुलेशन ऑफ वेरीफाइड फैक्ट्स, कि आप बहुत सारे फैक्ट्स को उठाते हो, उनको समझते हो, फिर आप उसको वेरीफाई करते हो आगे जाके, ठीक है. पॉजिटिविज्म रिक्वायर्स वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड सेपरेट साइंटिफिक फ्रॉम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स. एक साइंटिफिक चीज़ों को आप सेपरेट करते हो फ्रॉम योर एविगेरी वैली स्टेटमेंट्स. तो यू फोकस ऑन वर्ड्स जो आपके रियल लाइफ एविडेंस को सपोर्ट करता है. क्रिटिसिज्म इसमें होते हैं कि थ्योरी डिपेंडेंस है ऑब्जर्वेशन के, लिमिटेशंस हैं ऑब्वियसली,
बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल। और बहुत एक सिंपलिस्टिक वे के अंदर इन्होंने बोला गया है, जबकि इतना सिंपल होता नहीं है कुछ भी। बट क्या प्री ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के? कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स है कि तो कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल होते हैं, बट दे आर लूजली टाइड टू थ्योरीज। एम्फेसिस ऑन ऑपरेशनलाइजेशन एंड ऑब्वियसली मेजरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लाजार्सफेल्ड मॉडल आउटलाइंस 4 स्टेप फ्लो फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एम्पेरिकल इंडेक्स की पहले आप इमेजरी होती है, फिर डायमेंशंस होते हैं, फिर इंडिकेटर्स होते हैं, फिर इंडिसेस होते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ मोर फैंसी वे ऑफ सेइंग कि आप थ्योरी से ऐसे बिल्ड कर करके आगे जाते हो। यूज़ ऑफ फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हो आप काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर करने के लिए। वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सेंट्रल होते हैं आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में। कैजुअलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोकस होता है कॉजल रिलेशनशिप निकालने के लिए, स्पेशली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। क्रॉस सेक्शनल सर्वेज जो होते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा वाली चीज़, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कल्चरल वेरिएशंस एवरीवेयर। पाथ एनालिसिस को यूज़ करा जाता है कॉजैलिटी निकालने के लिए, बट बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कॉजैलिटी के जो आप यूज़ कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है उन्हें प्रेफर करा जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल में आप एक ही ग्रुप को स्टडी कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन, कि सैम्पल कितना रिप्रेजेंटेटिव है आपका, ताकि वो जनरलाइज कर सके आगे इन फ्यूचर बाकी पॉपुलेशन के ऊपर भी। प्रॉब्लम्स राइज करती हैं जब आपके सैम्पल्स जो हैं वो बहुत कन्वीनियंस बेस्ड होते हैं, बहुत लोकलाइज होते हैं कि एक ही टाइप के लोग हैं, तो उससे आपकी उतनी ज़्यादा जनरलाइजेबिलिटी नहीं बढ़ पाती। एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें अगर हम, तो वो एक कंसर्न रह जाता है स्पेशली आपके लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, कि वो रियल लाइफ सेटिंग के अंदर क्या कंडक्ट करा जा सकता है क्या नहीं करा जा सकता। फील्ड एक्सपेरिमेंट से एनहांस हो सकती है, बट स्टिल इंटरनल वैलिडिटी के फिर उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन योर क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्या कितना वैलिड है रिसर्च, कितना रिलायबल है रिसर्च। फुल रेप्लिकेशन ऑब्वियसली रेयर होता है, क्योंकि यू कैन नेवर क्रिएट द सेम कॉन्टेक्स्ट और द सेम थिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्रिटिसाइज फॉर लैकिंग रेप्लिकेबिलिटी ड्यू टू इट्स आइडियोसिंक्रेटिक नेचर। Then we have individualism. Individualism is basically quantitative research tends to treat individuals as the unit of analysis, and social phenomena are often understood as aggregates of individual responses. So basically आप individuals को unit of analysis लेते हो। सोशल फिनोमिनन जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो एग्रीगेट होता है, कि अगर आपने 500 लोगों पे स्टडी करा है तो उन सबका मिला के क्या आ रहा है। तो ये इंडिविजुअलिज्म जो होता है वो मेथोडोलॉजिकल प्रैक्टिसेस से निकल रहा है, and it can lead to a ratification of social structures detached from individuals. तो basically आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ आउट समथिंग कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम। एक स्ट्रक्चर लॉजिकल अगर हम देखें तो थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनलाइजेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, ये मैंने एक पूरा एक तरह से रिविजन दे दिया जो भी अभी तक हमने क्वांटिटेटिव में करा है। स्टेप्स यही हैं आपके, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, रिव्यू लिटरेचर कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। डिटर्मिनिंग द रिसर्च इशू, सबसे क्रिटिकल स्टेप ये है कि एक डेफिनेशन निकालो कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। एक स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाई करो, इंटरेस्ट को निकालो कि हाँ भाई ये चीज़ है और इसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की नीड है। फिर उसका आप फॉर्मुलेट करते हो एक रिसर्च क्वेश्चन की, रिसर्चर को एग्जैक्टली क्या समझना है। हाइपोथेसिस निकालते हो उस चीज़ का जिसमें आप स्टडी करते हो, एम हो गया उसका, प्रिडिक्टिव या कैजुअल रिलेशनशिप निकालते हो। फिर पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स निकालते हो आप एक स्टडी के, कि क्या हम स्टडी करना चाह रहे हैं, एम कह लो। प्रिसाइसली डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम इंश्योर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने बनाई है तो आपको एक एक इट्स लाइक एक ही फिनोमिनन, अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी है तो ये इतना बड़ा एग्जिस्ट कर सकता है थ्योरी में, पर अगर आपको यही पर्टिकुलर एरिया पढ़ना है और आपको इसके आसपास वाली चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक रिसर्च क्वेश्चन अच्छे से बनाओ, बहुत वेल स्टडीड बनाओ। नेक्स्ट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। स्टडी डिज़ाइन करने से पहले बहुत एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा जाता है, जिसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या चीज़ ऑलरेडी टॉपिक के बारे में नोन है, वाई, ताकि आप सेम चीज़ को दोबारा ना करो, कि आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको पता लगे बाद में कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी करी चुकी थी, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है।
हाईलाइट्स गैप इन कंसेप्ट। अब देखो बहुत सारे तुमने पेपर्स पढ़ लिए कि हाँ इस टॉपिक पे ये रिसर्च हो रखी है, पर फिर भी इसमें कहीं इस चीज़ की कमी है, तो उस गैप को आइडेंटिफाई करना या इश्यूज़ या इनकन्सिस्टेंसीज को निकालना, ताकि आपका फिर इससे रिसर्च क्वेश्चन जो होता है आप यू कैन रिवाइज दैट, रिफाइन इट, हाइपोथेसिस अच्छा बना सकते हो, अच्छे से थ्योरी के अंदर ग्राउंड कर सकते हो चीज़ों को। एंड देन यू, इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि हाँ जो भी आपकी न्यू स्टडी होगी वो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस पे है, पर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को। क्रिएट एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। जब आपका ROL हो जाता है, कंसेप्चुअलाइजेशन हो जाती है, तो एक अप्रोप्रिएट डिज़ाइन बनाते हो आप स्टडी का कि किस तरीके का आपका नेचर है, रिसर्च क्वेश्चन किस टाइप का है, या कितना आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ के अंदर, कितनी इजीली आपको डेटा मिल सकता है उसके अंदर। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक स्पेशल ग्रुप पढ़ना है तो देर आर चांसेस कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो डेटा कलेक्शन में। आपको बहुत कॉमन टॉपिक पढ़ना है तो आपको डेटा हो सकता है मिल भी जाए आराम से। कॉमन क्वान्टिटेटिव डिज़ाइंस इंक्लूड सर्वे, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइंस, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल, योर मेथड्स ऑफ स्टडी। ठीक है, डिज़ाइन डिटर्मिन करता है आप किस तरीके के वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। देन यू हैव रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स बनाना। जैसे आपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर दिया तो अब एक मेजरमेंट टूल डेवलप होगा न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चनर हो गया, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो गई, टेस्ट हो गए, स्केल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो साइंटिफिकली साउंड हो, ताकि रिलायबिलिटी बनी रहे, कंसिस्टेंट रिजल्ट रहे अक्रॉस टाइम, सिचुएशन, आइटम्स, वैलिडिटी बनी रहे कि जो आप पढ़ना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली आप वही चीज़ पढ़ रहे हो। हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट जितना होगा उतना ही आपका डेटा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा या उतना ही रिलायबल वैलिड होगा। फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पल डिसाइड करते हो आप, एक सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम, तो आपके जो भी टारगेट पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टडी एंग्जाइटी अमंग DU स्टूडेंट्स, तो DU स्टूडेंट्स आपके एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गया, आपकी टारगेट पॉपुलेशन हुआ है, फिर आप उसमें से सैम्पल निकालोगे। इट इज़ एसेंशियल बिकॉज रिसर्चर्स टिपिकली कैन नॉट स्टडी द एंटायर, अब सारे DU स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ सकते आप, तो यू विल टेक आउट सम स्टूडेंट्स आउट ऑफ दैट। की एलिमेंट ही होता है कि आप टारगेट पॉपुलेशन अच्छे से डिफाइन करोगे, सैम्पलिंग मेथड लोगे जो अप्रोप्रिएट है। फिर जैसे कुछ टेक्निक्स हो गई आपकी रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, कन्वीनियंस, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, सैम्पलिंग की जो अलग से बनाऊंगी। इन्फॉर्मेशन और डेटा गैदरिंग, नेक्स्ट स्टेप जो होता है एक सिस्टमैटिक वे के अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट या सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करी है उसके बेसिस पे। तो आपने अपना सर्वे या क्वेश्चनर दे दिया, या ऑब्जर्वेशन करी, या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करे, या प्री एग्जिस्टिंग डेटा सेट को यूज़ करा, एनालाइज करा उसको दोबारा। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी बनी रहेगी, बायसेस कम होगी, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका डेटा जो भी है वो एक्यूरेट रहे। यू नो द साइंटिफिक वैल्यूज़ बेसिकली एक्यूरेसी, स्केप्टिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स यूज़ करने होते हैं, कंसिस्टेंट कंडीशंस बनाए रखनी होती है, और डेटा कलेक्टर्स को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि कोई सब्जेक्टिविटी का वेरिएशन ना आए, बिकॉज स्पेशली व्हेन इट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। एनालाइज करो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाओ, ऑर्गेनाइज, समराइज, इंटरप्रेट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव हो गया, मीन, मोड, मीडियन हमने करा ही हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन वी हैव डन। इन्फरेंशियल स्टैट्स यूज़ कर सकते हो। इन्फरेंशियल इज़ बेसिकली आप उसको जब जनरलाइज करते हो एक बिगर पॉपुलेशन पे, तो उसमें टी टेस्ट यूज़ होता है, नोवा होता है, कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन यूज़ होता है, रिग्रेशन कोरिलेशन वी हैव डन ऑलरेडी। मल्टीवेरिएट एनालिसिस फॉर एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स, तो एक बहुत मल्टीवेरिएट बहुत सारे चीज़ों को कंसिडर करके आप एनालाइज करते हो, कॉम्प्लेक्स एसोसिएशंस निकलवाते हो चीज़ों के बीच में, और बहुत सारे वेरिएबल्स को साथ में स्टडी करते हो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है वो रॉ डेटा को आपको एम्पेरिकल एविडेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर आप एग्जामिन करते हो डेटा को, इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स, पैटर्न्स क्या निकल रहे हैं, ट्रेंड्स क्या निकल रहे हैं, डिटर्मिनिंग इफेक्ट साइज कि मैग्नीट्यूड कितना है किसी रिलेशनशिप का, डिफरेंस का, इवेल्यूएटिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कि क्या फाइंडिंग्स जो हैं वो बाय चांस हुई हैं या क्या दे आर एक्चुअली हैपनिंग, इज देयर अ रीज़न बिहाइंड इट और नॉट, बेसिकली, और P वैल्यू। दिस स्टेप्स मूव फ्रॉम रिसर्चर फ्रॉम नंबर्स टू मीनिंग, तो नंबर्स से आपको एक मीनिंगफुल इंसाइट निकालने का जो प्रोसेस होता है, दैट्स व्हाट दिस इज। एक्सप्लेनिंग एंड प्रेजेंटिंग आउटकम्स, आप अपनी स्टडी को एक क्लियर एकेडमिकली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर रिपोर्ट कर देते हो, और अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिख दी, डिसर्टेशन या जर्नल, कुछ भी जो भी है, जिसमें आपने सारे मेथड्स, रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन सब कुछ इन्वॉल्व करके लिखा है।
आप काफ़ी सारे अपने कॉन्फ्रेंसेस में जाके स्टडी करते हो एंड स्टडी करते हो कि अपना पेपर जो आपने लिखा है वो प्रेजेंट करते हो, टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो ताकि एक विजिबल वे समरीज मिल जाए आपको पूरे डेटा की। प्रेजेंटेशन जो है वो इंश्योर करता है कि आपके जो भी नॉलेज है वो ब्रॉडर कम्युनिटी पे कंट्रीब्यूट कर रही है या जनरलाइज कर पाओगे आप। स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च देखें तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ्स हैं उसकी, एंड क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल अप्रोच। ऑब्वियसली अब डेटा क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन नेचर होती है, तो इस पे लोग ज़्यादा फेथ रखते हैं क्वालिटेटिव से इन कंपैरिजन, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों पे स्टडी करी जाती है ये। अब देखो क्या क्या स्ट्रेंथ होती है हमारी। ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्लियर प्रिसाइज डेटा, डेप्थ एंड स्कोप ऑफ एनालिसिस, एफिशिएंसी ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये 7 मेन स्ट्रैटेजीज और स्ट्रेंथ्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, रिलायबल होता है, ऑब्वियसली मेजरेबल चीज़ें होती हैं, आपके न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, तो इससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज आप कहीं पे भी सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस कर रहे हो। मेथड्स जो हैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं। फाइंडिंग्स जो है उनको आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज एवरीथिंग इज़ योर न्यूमेरिकल ओनली। इससे रिलायबिलिटी बढ़ती है आपकी। पर्सनल बायस तो होता ही नहीं है, मतलब देखो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव इन नेचर बिकॉज द फैक्ट दैट यू चूजिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम इज इन इट सेल्फ सब्जेक्टिव। तो बट स्टिल हम एक तरह से कहें तो हाईली ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। जनरलाइजेबल ज़्यादा है क्योंकि आप लार्ज सैम्पल लेते हो, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लेते हो, इसलिए रिजल्ट हम ब्रॉडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा यूजफुल तब होता है जब रिसर्चर्स को प्रेडिक्शंस निकालनी है, कंक्लूजन्स निकालने हैं बड़े ग्रुप के बारे में। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैपेबिलिटीज़, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करा जाता है कोरिलेशंस निकालने के लिए या ट्रेंड्स निकालने के लिए, तो बहुत प्रिसाइसली होता है। कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, तो इससे आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, स्ट्रेंथ निकालते हो रिलेशनशिप की, डायरेक्शन निकालते हो रिलेशनशिप का, और फिर इवैल्यूएट करते हो कि हाँ ये कितने सिग्निफिकेंट है डिफरेंस। क्लियर, प्रिसाइज एंड कम्युनिकेबल रिजल्ट्स, क्योंकि डेटा न्यूमेरिकल है तो रिजल्ट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इंटरप्रेट अच्छे से आप कर पाते हो। चार्ट्स, डेटा विजुअली इंटरप्रेट कर देते हो आप चीज़ों को, ठीक है। सो दे आर वेरी यूजफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। तो क्योंकि एविडेंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको मिलता है हर चीज़ का, तो दीज आर वेरी गुड एंड दीज आर हाईली एप्लीकेबल। सो जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ इट, अगर मैं कहूँ कि आई डिड अ स्टडी ऑन 1 लाख पीपल, या 1 लाख भी बहुत ज़्यादा हो गया, इफ आई डिड अ स्टडी ऑन 1000 पीपल एंड आई फाउंड आउट दैट पीपल हु वेक अप अर्ली आर more productive, will you believe that more, or will you believe if I did a study on 100 people and they said that waking up early has no effect on their productivity? तो आप ये 100 लोगों की मानोगे, 1000 लोगों की मानोगे, यू विल फोकस ऑन द 1000 पीपल ना। तो डेटा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोग उसको अप्लाई ज़्यादा करते हैं, प्रेफर ज़्यादा करते हैं। बहुत इन डिटेल हर एक वेरिएबल को स्टडी करा जाता है इसके अंदर, एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स भी डेवलप होते हैं इससे कि पोटेंशियली क्या चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, कौन से 2 वेरिएबल के अंदर देयर कुड बी अ कॉजल रिलेशनशिप, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू निकल जाता है। एफिशिएंसी इन डेटा कलेक्शन, सर्वे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, तो इसके अंदर आप इजीली डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है जब आपके पास टाइम लिमिटेड है या आपको मल्टीपल ग्रुप और कॉन्टेक्स्ट से निकालनी है डेटा। ये आपका एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रमोटिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजंस इन फील्ड लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और सोशल साइंसेज बाय प्रोवाइडिंग एम्पेरिकल डेटा। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा क्योंकि आप डेटा दे रहे हो, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे रहे हो, जहाँ आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना कि हाँ भाई ये चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है। एंड सैडली इनफ लोग उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर्स के साथ दिखाई जाती हैं, तो इसलिए इट सपोर्ट्स योर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। वीकनेस पे आ जाते हैं, वी हैव 8 वीकनेसेस ऑल्सो। तो एक तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सिर्फ नंबर पे आपका फोकस है, आप कॉन्टेक्स्ट को, कल्चर को, पर्सनल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं ओवरलुक कर जाते हो।
तो अगर आपको कोई सोशल या साइकोलॉजिकल फिनोमिना एक्सप्लोर करना है तो यू नीड वेरी रिच और कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इंसाइट्स, वो चीज़ आपको नहीं दे पाता क्वांटिटेटिव रिसर्च. सेकेंड इज डिफिकल्टी इन कैप्चरिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस. इमोशन, परसेप्शन, पर्सनल मीनिंग, ये सब आप नहीं मेजर कर सकते क्योंकि इतने डेप्थ में आप जाते ही नहीं हो. यू जस्ट से आपने सर्वे दे दिया, कुछ फॉर्म दे दिया जो लोग को भरना है. यू आर नॉट सिटिंग विद देम और टॉकिंग टू देम कि मुझे बताओ ये वो. सो यू नो वो इन डेप्थ चीज़ें नहीं निकल पाती हैं. रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, क्योंकि आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डाल रहे हो तो हो सकता है ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाए. हो सकता है आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को कह दे कि नहीं यार ये तो व्हाट इफ आई जस्ट गेव अ एंग्जाइटी टेस्ट एंड आई डिड इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5. इट्स नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज एंग्जाइटी इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. लिमिटेड एबिलिटी टू हैंडल स्पेशल और एटिपिकल केसेस, अगर आपका कोई भी अनयूजुअल केस है तो वो स्टेटिस्टिकल मॉडल्स में उतना फिट होगा ही नहीं. या फिर यू नो जैसे कि आउटलाइनर्स जो भी आपके हैं उनको तो आप फोकस करोगे नहीं क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो. तो ये केसेस जो होते हैं वो हो सकते हैं थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट क्वांटिटेटिव अप्रोचेस के अंदर वो मिस हो जाते हैं क्योंकि जनरलाइज हो जाती हैं चीज़ें, बहुत एक एवरेज निकल जाते हैं चीज़ों का. डिपेंडेंस ऑन प्री डिफाइंड मेजर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स पे बहुत ज़्यादा वो रिलाई करती हैं, बीट योर सर्वे, स्केल्स और टेस्ट. अगर ये फेल हो जाते हैं अपने बहुत ज़्यादा कुछ यू नो लेट्स से एक वेरिएबल के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वो इंक्लूड ही नहीं कर रहा, तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम, राइट. क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपकी. पोटेंशियल फॉर मेजरमेंट एरर्स, बायस हो सकते हैं रिस्पॉन्सेज के अंदर, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के अंदर. हो सकता है क्वेश्चंस बहुत गंदे वे में डिज़ाइन करे हुए हैं तो वो एक्चुअलिटी में चीज़ों को मेजर कर ही नहीं पा रहे हैं. अनकंट्रोल्ड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स कहीं ना कहीं आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को अंडरमाइन करते हैं. मेजरमेंट एरर्स भी हो सकते हैं जिससे कि एक्यूरेसी आपकी कम हो जाए कंक्लूजन की. Difficulty establishing causality, although quantitative designs can identify correlations, establishing. So देखो थोड़ा वो तो है कि आपने सर्विस वगैरह कर लिए तो आपको कहीं ना कहीं कोरिलेशन मिल गया, बट एकदम कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ते हैं. तो नॉट ऑल क्वांटिटेटिव अप्रोचेस कैन इस्टेब्लिश योर कॉजल इन्फ्रेंसेस. एथिकल कंसर्न्स की बात करें तो देयर कुड बी पोटेंशियल हार्म, डिस्कम्फर्ट टू पार्टिसिपेंट्स, प्राइवेसी के इशू हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के. तो ये जो एथिकल कंसर्न्स है तो दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर होते हैं. मैं इन डिटेल भी डिस्कस करूँगी पूरा. नाउ नेक्स्ट इज और क्वालिटेटिव मेथड. अभी हमने क्वांटिटेटिव की मेजर चीज़ें कवर करी हैं, इसके बाद में आगे तो मैं रिलायबिलिटी वगैरह भी बताऊंगी, बट अभी के लिए ये मेजर चीज़ें करी हैं. सो आई होप दैट यू वर मेकिंग नोट्स. तो तुम लोग एक बार वो नोट्स को गो थ्रू करोगी क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीज़ें थी, सो दैट अभी तुम क्वालिटेटिव के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सको. आई विल ऑल्सो गेट माई सेल्फ सम वाटर, सो जब तक यू कैन पॉज एंड जस्ट गेट योर यू नो रिवाइज योर नोट्स वंस. देखो ये वाली चीज़ तो एक तरह से थोड़ी सी ओवरलैप हो गई, बट ओके लेट्स गो ओवर इट. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जैसे मैंने बताया कंसेप्चुलाइजेशन होता है, ऑपरेशनलाइजेशन होता है, फिर मेजरमेंट आप करते हो एम्पेरिकल रियलिटी के अंदर. ठीक है, इससे आपका लॉजिकल, प्रिसाइज और टेस्टेबल रहती हैं चीज़ें. तो 3 लेवल थे, कंसेप्चुअल था, ऑपरेशनल था और एम्पेरिकल था. ये भी मैंने बता ही दिया था
कंसेप्चुलाइजेशन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें, आई थिंक वो 2 स्लाइड्स गलती से ओवरलैप हो गई थी. तो in qualitative research, conceptualization refers to the process by which researchers develop clear, explicit conceptual definitions from the initial vague working ideas that arise during fieldwork. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग निकालते हो उन आइडियाज़ की जो आपको लगता है कि हाँ यार ये कुछ हो सकता था, उसकी आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग निकालते हो कि ये एग्जैक्टली क्या है. जैसे कि स्केच पेन के बारे में आई वाज टेलिंग ना, तो ये ब्लैक है, ये कुछ है, ये समथिंग इज़ देयर, इट इज़ सिलेंड्रिकल, आई कैन यूज़ इट टू राइट. तो देन आई केम टू कंक्लूजन दैट ओ इट्स अ स्केच पेन. तो देन वी हैव क्वांटिटेटिव में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आर प्री डिटर्मिन्ड बिफोर डेटा कलेक्शन. क्वालिटेटिव के अंदर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन भी हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है यू स्टार्ट फिगरिंग आउट थिंग्स. जैसे आप लोगों से बात कर रहे हो, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, यू फिगर आउट थिंग्स. Researcher enters the field with broad flexible ideas but refines them only after engaging deeply with the data. तो researcher जो है वो broad flexible idea के साथ आता है कि हाँ भाई ये हमें overall study करना है, पर आप धीरे धीरे you figure things out as you go with the process. ये डिफरेंस इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ये अज्यूम करती है कि मीनिंग emerges from lived experience of participants, कि there is no one fixed reality. मीनिंग जो है वो धीरे धीरे इमर्ज करता है. रिसर्चर्स कैन नॉट डिफाइन कॉन्सेप्ट्स टू अर्ली बिकॉज अर्ली डेफिनेशन मे रिस्ट्रिक्ट डिस्कवरी. क्योंकि क्वालिटेटिव के अंदर ये होता है कि आपका यू आर फिगरिंग आउट स्टफ, यू आर डूइंग इन डेप्थ एनालिसिस. आप क्वांटिटेटिव में तो हर चीज़ को नंबर में ब्रेक कर रहे हो, क्वालिटेटिव में आप वो नहीं कर रहे, आप 10 चीज़ें पढ़ रहे हो. तो व्हेन यू डू दैट, आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना. यू हैव टू अंडरस्टैंड होगी, लेट्स से दैट आई एम स्टडीइंग contemporary relationships, how Gen Z talks about contemporary versus traditional romantic relationships. तो जैसे आजकल definitions काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो अगर मैं contemporary, अब मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि what I mean by contemporary romantic relationship. Do I mean situationships? Do I mean somebody who's dating to marry? तो ये सब चीज़ें along the lines of process, जैसे जैसे मैं interviews लूँगी या जैसे जैसे मैं study करूँगी, I'll figure these stuff out. सो देयर इज़ अ सेंस मेकिंग प्रोसेस जिसमें रिसर्चर जो है वो एक तरह से सेंस निकालने की कोशिश करता है लोगों के एक्शन से, कॉन्वर्जेशन से, डॉक्यूमेंट से, सेटिंग से, ताकि धीरे धीरे आपकी डेफिनेशंस बनती रहे. ये डेफिनेशंस जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, इतनी तो एब्स्ट्रैक्ट होती है कि आपकी वो फ्रेमवर्क के अंदर फिट हो रही है, बट स्टिल दे आर डीपली ग्राउंडेड इन योर कॉन्क्रीट डेटा, जैसे कि वर्ड्स, एक्शंस, इमोशंस, आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए आपके. कंसेप्ट्स कैसे इमर्ज होते हैं क्वालिटेटिव डेटा के रिसर्च के अंदर. तो कंसेप्ट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो यू गैदर डेटा, इंटरव्यूज़ ले रहे हो, फील्ड नोट्स ले रहे हो, फोटोग्राफ्स ले रहे हो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स स्टडी कर रहे हो, तो उससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो आपके हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द स्टडी आपको नहीं पता हो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. डेफिनेशंस बनाते हो उन्हीं चीज़ों की. फिर जैसे जैसे आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो, स्टार्ट टू मेक डेफिनेशंस. फिर आप रिलेशनशिप्स को एग्जामिन करते हो उन कॉन्सेप्ट्स के बीच में कि क्या ये कॉजल है, टेम्पोरल है, हायरार्कियल है, थीमेटिक है, किस तरीके का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में. क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स. कई बार ऐसे होता है कि एकदम ही नए कॉन्सेप्ट बन गए जिससे आप सोशल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर पा रहे हो. अलॉन्ग द लाइन्स यू स्टार्ट टू नो कि हाँ भाई ये चीज़ भी तो हो सकती है. मैंने ये चीज़, मेरे हिसाब से मुझे लगा था कि हाँ देयर कुड बी वन थिंग, बट देयर आर 10 अदर थिंग्स जो एक ही फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकती हैं. या तो ये पुरानी थ्योरीज को एक्सटेंड कर सकती हैं कि उनसे लाइन में रह सकती है, या चैलेंज कर सकती हैं कि देयर इज समथिंग न्यू दैट्स कमिंग आउट विच इज़ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग थ्योरी. एग्जाम्पल देखें तो वाइल एनालाइजिंग वर्क प्लेस इंटरेक्शंस, अ रिसर्चर माइट डिस्कवर अ पैटर्न they label as informal emotional labor, a concept that may not exist in prior literature. जैसे कि आप अगर वर्क प्लेस इंटरेक्शंस को एनालाइज कर रहे हो तो हो सकता है एक पैटर्न निकल जाए जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल इमोशनल लेबर, जो आपको फॉर्मली तो ऑब्वियसली इमोशनल लेबर आपका नहीं है, आपका फिजिकल लेबर है, आपका इंटेलेक्चुअल लेबर है, बट देर इज़ समवेयर डाउन द लाइन यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल बर्डन एज वेल व्हेन यू आर वर्किंग इन दैट स्पेस. तो वो इमोशनल लेबर की तरह हो सकता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो आपके पहले लिटरेचर में आपका कहीं ना मेंशन्ड हो या आपने खुद भी ना सोचा उसके बारे में. रूल ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. रिसर्चर्स जो वो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस को आस्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इंस्टेंस एग्जाम्पल ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट.
Why did this event occur here and not in another setting? What sequence of events led to this outcome? Could it have unfolded differently? तो बेसिकली कि ये जो एग्जाम्पल है या ये जो चीज़ मुझे मिली है फिनोमिनन, ये यहीं हुआ है या ये यहाँ हुआ है, तो ये बाकी सेटिंग्स के अंदर क्यों नहीं हुआ? कौन सी ऐसी सीक्वेंस थी जिसकी वजह से ये हुआ है? क्या ये किसी और तरीके के अंदर एंड कर सकता था? ये क्वेश्चंस जो आपके आइडियाज़ रिफाइन करते हैं. डेटा ग्राउंडेड डेफिनेशन. तो इन क्वालिटेटिव रिसर्च डेफिनेशंस आर शेप्ड बाय डेटा इटसेल्फ. जैसे कि मैंने बताया, कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो करते हैं हमारे एग्जाम्पल जो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के वर्ड्स या एक्शन से हो, ताकि वो ज़्यादा कंटेक्चुअल हो और ग्राउंडेड इन रियलिटी हो. ऑपरेशनलाइजेशन की बात करें तो इट्स मोर ऑफ अ रिवर्स प्रोसेस. जैसे क्वालिटेटिव के अंदर ऑपरेशनलाइजेशन कंसेप्चुलाइजेशन से पहले नहीं हो, बाद में नहीं होता है. ठीक है, इट अकर्स आफ्टर द concepts are formed. Research is operationalized by explaining how specific observations shaped the development of concepts. बेसिकली देखा जाए तो हमने क्वांटिटेटिव में क्या कहा था कि आपका कंसेप्चुलाइजेशन हुआ, कॉन्सेप्ट्स बन गए, कॉन्सेप्ट्स के बाद आपने ऑपरेशनलाइज कर लिया, डेटा कलेक्ट करना चालू कर दिया. बट हम क्वालिटेटिव के अंदर कह रहे हैं कि कंसेप्ट्स ही नहीं बन रहे हैं हमारे डेटा कलेक्शन से पहले, तो ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी? ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट जैसे से डिफाइन करते हो वैसे यू फिगर आउट कि यू ऑपरेशनलाइज बाय एक्सप्लेनिंग कि जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है उससे कैसे आपके कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं. ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ इंडक्टिव. डेटा से पैटर्न बनते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बनते हैं, फिर थ्योरीज बनती हैं. ठीक है, देयरफॉर ऑपरेशनलाइजेशन प्रोसेस इज़ रेट्रोस्पेक्टिव, डिस्क्राइबिंग कि डेटा को कैसे गैदर करा गया था. तो यू आर नॉट, पहले से आपने सोचा नहीं कि मुझे इस तरीके से करना है. आप पहले काम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे करी गई थी, कि क्या रिफ्लेक्शन से जिससे कि डेटा निकला, या फिर हाउ वर्किंग आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कैसे कैसे आपके आइडियाज़ जो थे वो कॉन्सेप्ट्स में बदलते गए. कॉन्ट्रास्ट विथ क्वांटिटेटिव रिसर्च देखा जाए तो क्वांटिटेटिव में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, फिर वेरिएबल्स बनते हैं, फिर मेजरमेंट होता है, और ये सब फील्ड वर्क से पहले हो जाता है. क्वालिटेटिव में फील्ड वर्क चालू होता है, उसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर आइडियाज़ निकालते हो, फिर कॉन्सेप्ट्स निकालते हो, फिर एक्सप्लेन करते हो कि वो कॉन्सेप्ट्स कैसे निकले. म्यूचुअल इंटरेक्शन है आपका एम्पेरिकल एविडेंस के अंदर और आइडियाज़ के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ें देख रहे हो वैसे वैसे आप चीज़ों को डेवलप कर रहे हो, आइडियाज़ डेवलप कर रहे हो, एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली शेप करते रहते हैं. लिटरेचर की बात करें तो पूरा रिलायंस नहीं होता, कुछ कुछ एग्जिस्टिंग रिसर्च आपको हेल्प कर सकते हैं इंटरप्रेट करने में अपने कॉन्सेप्ट, बट स्टिल डेटा को आप कंसेप्चुअल मीनिंग पे ज़्यादा फोकस जाते हो कि मतलब इन रियल लाइफ जो डेटा आ रहा है उससे मेरा क्या निकल रहा है, दैट इज़ द मेन फोकस. आप थ्योरी से उन चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते, आप चीज़ों से थ्योरी बनाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल रॉमबर्ग ने 2010 के अंदर एक स्टडी करी थी about the concept of signal juncture. So Romberg studied 5.5-year Detroit newspaper strike, one of the most significant labor disputes in 20th century America. While analyzing data, he developed a new concept called signal juncture. तो पहले तो क्रिटिकल जंक्चर क्या होता है? अ मोमेंट इन हिस्ट्री वेयर इवेंट्स अराइव एट क्रॉस रोड, जहाँ पे दो डिफरेंट पाथ्स क्रॉस कर रहे हैं, एक तरीके से दो चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, और जैसे आपने एक पाथ चूज़ कर लिया तो यू गेट लॉक्ड इन दैट, एंड जिससे आपके फ्यूचर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स निकलते हैं. जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन वाज अ क्रिटिकल जंक्चर जिससे आपके काफ़ी सारे पॉलिसीज़ वगैरह शेप हुई थी. तो सिग्नल जंक्चर क्या होता है? उन्होंने कहा कि इट इज़ अ मोमेंट विद इन अ क्रिटिकल जंक्चर वेयर मेजर एक्टर्स रिकग्नाइज द स्टेक्स एंड अंडरस्टैंड विच पाथ इज गिविंग डोमिनेंस. अब देखो, आसान भाषा में समझाऊँ तो बेसिकली एक हमारी डेट्रॉइट न्यूज़पेपर के अंदर स्ट्राइक करी थी वहाँ के लोगों ने, कि न्यूज़पेपर में जो भी वर्क कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक करी थी 5.5 साल की, जो कि एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेबर स्ट्राइक थी कि 5.5 साल के लिए स्ट्राइक करना इज़ अ वेरी बिग थिंग. ठीक है, तो अब एक क्रिटिकल जंक्शन करके टॉपिक एग्जिस्ट करता था, जिसमें क्या होता है, आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंस मोमेंट. तो अगर तुम्हारे पास पॉल साइंस थी या नहीं भी थी तो यू मस्ट नो दिस कि जैसे कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मोमेंट्स हुए, ये हुआ, फिर फाइनली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस उसके बाद डिस्प्यूट स्टार्ट हुए अबाउट लैंग्वेज, स्टेट डिविजन. जब आपका हमारा वो हुआ था कि ऑल द स्टेट्स केम टुगेदर एंड फिर इंडिया बना था एक तरह से कलेक्टिवली, तो उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि अ लॉट ऑफ
पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग देयर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज. बट बिकॉज देखो जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री के अंदर एक इवेंट ऐसा हो गया था. अब यहाँ पे दो पाथ्स पॉसिबल थे. या तो बहुत ही ऑटोक्रेटिक वे के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऐसे कर सकती थी कि नहीं, वी आर नॉट गिविंग यू सेपरेट स्टेट और लैंग्वेज, वी डोंट केयर अबाउट यू. बट और दूसरा बात ये था कि एक्चुअल के अंदर आप उन इशू को रिजॉल्व करो. तो यू नो कि हिस्ट्री के अंदर पहले पास्ट में कैसा हुआ था. तो हमारे पास ये जो दो पाथ थे उसमें से हमने एक पाथ चूज़ कर लिया और उसमें लॉक इन कर दिया, जिससे आज हमारा पूरा इंडिया जैसा भी बना हुआ है वो वैसा बना हुआ है. वी अग्रीड टू द लैंग्वेज डिविजन वाली चीज़. तो अब उन्होंने कहा कि एक सिग्नल स्ट्रक्चर भी होता है. इसके अंदर यू फिगर आउट कि क्या पर्टिकुलर एरिया होता है जो ज़्यादा डोमिनेंस गेन कर रहा है. तो जैसे मेजर एक्टर्स जो हो गए हमारे उस टाइम पे पॉलिटिक्स के अंदर, जो भी लोग थे, बीट नेहरू और ऑल द पीपल ऑफ द असेंबली, तो उन्हें पता लगा कि धीरे धीरे कि पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन दिस, कि ये जो हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट है उस पर फोकस बहुत जा रहा है, उसकी डोमिनेशन ज़्यादा हो रही है. ठीक है. तो उसको जब आपकी अवेयरनेस हुई कि हाँ भाई ये हम पता है कि हाँ दिस इज़ वॉट यू नो इज़ नीडेड, तो वहाँ पे एक्टर्स रियलाइज करते हैं कि बैलेंसेस ऑफ फोर्सेस हैज़ बिन शिफ्टेड एंड देन यू चूज टू गो टू दैट पर्टिकुलर पाथ. तो क्रिटिकल जंक्चर्स होता है वो डिस्क्राइब करता है एक टर्निंग पॉइंट को. सिग्नल जंक्चर उन एक्टर्स पे फोकस करता है जो उस टर्निंग पॉइंट को रिकग्नाइज करते हैं, कि जब आपको पता लगता है कि हाँ भाई चीज़ें बदलने वाली है, वी कैन नो लॉन्गर एग्जिस्ट लाइक वी वर एग्जिस्टिंग, नाउ वी नीड टू क्रिएट दीज डिफरेंट स्टेट्स, वी नीड टू गेट डिफरेंट स्टफ डन. तो जब वो एक रियलाइजेशन है कि एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है, उसकी जो रिकग्निशन है वो आपका सिग्नल जंक्चर होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो आपका रिसर्च करते करते निकला. इट वॉज नॉट प्री एग्जिस्टिंग. तो इन्होंने इंटरव्यूज़ यूज़ करे थे, ट्रांसक्रिप्ट्स, न्यूज़पेपर के आर्काइव, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, पैटर्न्स ऑफ लेबर, इन सबको स्टडी करा और फिर फिगर आउट करा कि जो लेबर रिलेशन से यूएस के अंदर, उनके अंदर एक पैटर्न था 1980s के अंदर, और ये जो स्ट्राइक थी वो ड्रामेटिकली उस पैटर्न को ब्रेक कर दी थी. बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे था, बहुत ज़्यादा वायलेंट और रेडिकल लेवल पे था. टिपिकल स्ट्राइक की तरह नहीं था. 5.5 साल की जो स्ट्राइक थी बहुत वायलेंट थी. तो यूनियन जो था वो एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था उसको. Management, part of the largest national chain, aggressively resisted union demands and spent over 40 million on private security. तो इतना तुम सोचो खर्चा हुआ था. तो ये सिग्नल स्ट्रक्चर क्यों था? क्योंकि एक क्लैश दिखा दो पर्टिकुलर पार्ट्स के बीच के अंदर और इट थ्रेटन टू रिवर्स और रिप्लेस डोमिनेंट. तो उन्होंने एक थ्रेड डाला एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिप्लेस करने के लिए. बीट योर यूनियन, मैनेजमेंट, नेशनल बिजनेस लीडर्स, ये सब की एक्टर्स थे और उन्होंने रिकग्नाइज करा कि हाँ भाई ये चेंज होने वाला है कुछ. तो ये जो रिकग्निशन था इससे एक सिग्नल निकला कि हाँ भाई अब एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है. सिग्निफिकेंस देखे तो ये स्टेज जब स्टडी हुआ तो बहुत सारे अलग हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट्स को भी आप समझा सकते थे इसके बेसिस पे. तो ही फर्स्ट ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट इन डेटा फ्रॉम दी स्ट्राइक एंड देन शोड हाउ इट अप्लाइज टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वेयर द एक्टर्स रियलाइज द शिफ्ट इज अकरिंग. तो उन्होंने पहले अपना डेटा निकाला, फिर उसमें से कॉन्सेप्ट निकाला, फिर उसको आगे इन फ्यूचर बताया कि कैसी चीज़ें ऑलरेडी भी हो चुकी हैं. तो ये हम पढ़े क्यों रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर? इट जस्ट शोज़ कि ऑपरेशनलाइजेशन कैसे वर्क करता है. डेटा से कॉन्सेप्ट पे आया, फिर उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आई कि कैसे डेटा ने कॉन्सेप्ट को शेप करा. एंड इससे ये आपको पता लगता है कि कैसे क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो है वो न्यू थ्योरीज बनाते हैं वाइल देयर रिसर्च इज़ गोइंग ऑन. इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग्स की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन डिस्टिंक्ट epistemological assumptions differing from the positivist quantitative research. इसमें हम phenomenology पे फोकस करते हैं और द क्रिटिकल पैराडाइम पे फोकस करते हैं कि लोगों का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, मीनिंग्स क्या हैं, एंड ब्रैकेटिंग नेचुरल एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड एक्टर्स पर्सपेक्टिव. आप पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हो कि एक्टर्स के लिए जो उसके अंदर वर्क कर रहे हो उनके लिए रियलिटी कैसी है. सिर्फ आप ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे नहीं दिख रहे, आप उनकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में जा रहे हो. एथनो मेथडोलॉजी की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरीडे मेथड्स पीपल यूज टू मेक सोशल ऑर्डर सेंसिबल, एम्फेसाइजेस ऑन एक्टर्स प्रैक्टिकल. सो बेसिकली आप लोग कैसे सोशल ऑर्डर को सेंसिबल बनाते हैं, जो डेली लाइफ की रीजनिंग कैसे करते हैं, लोग क्या करते हैं. सिम्बॉलिक इंटरैक्शनलिज्म होता है इसमें कि सोशल लाइफ जो है वो एक इंटरप्रेटिव वे के अंदर हम देख सकते हैं. इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन. ह्यूमंस जो है वो अपने अलग अलग इंटरेक्शन के बेसिस पे मीनिंग निकालते हैं
एंड अपनी सिचुएशन को या अपने आप को खुद को डिफाइन करते हैं. देन वी हैव वर्सथेटिन बाय वेबर. तो इट इज़ बेसिकली आप कैसे सोशल एक्शन को एक्टर्स के मोटिव्स या मीनिंग्स से समझते हो कि ये चीज़ करी तो क्यों करी, उनका मोटिव क्या था उसके पीछे. देन वी हैव नेचुरलिज्म. उसके अंदर इट एम्फेसाइजेज ऑन स्टडिंग सोशल फिनोमेना इन देयर नेचुरल सेटिंग, कि आप एक चीज़ को नेचुरल वे के अंदर देख रहे हो एक ऑथेंटिक मीनिंग निकालने के लिए. देन वी हैव एथनोजेनिक्स. इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविस्ट सोशल साइकोलॉजी. It studies social episodes and belief systems that generate social actions, uses accounts and ethnos. Basically आपका वही सब्जेक्टिव स्टडी है, आप चीज़ों को पढ़ रहे हो और समझ रहे हो रियल लाइफ के अंदर, एंड यू आर नॉट सीइंग कि आप डेटा डिस्कवर कर रहे हो. इन अ वे यू आर क्रिएटिंग थिंग्स. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यू आर सीइंग थ्रू दी आईज ऑफ अदर्स, कि आप एक सोशल लाइफ को लोगों के बेसिस पे समझ रहे हो जो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो. उसमें एम्पैथी की बहुत ज़्यादा नीड है. You try to figure out how a particular person is seeing this, not just कि मुझे लग रहा है कि अर्थ राउंड है, किसी और को लग रहा है अर्थ फ्लैट है, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करूँ. अर्थ मुझे इसलिए याद है, शिट गाइस, ओके. मेरा पानी गिर चुका है एंड थैंक गॉड आज मेरे पास कांच का ग्लास नहीं था. बट ओके, एनीवेज मेरे पास ये अर्थ का साइड में प्लानर रखा हुआ था. तो ओके, मूविंग ऑन. वेयर वर वी. तो आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स को भी एनकाउंटर करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो. रिसर्चर्स जो हैं वो चैलेंजेस भी फेस करते हैं एक्सेस के, आइडेंटिफिकेशन के, इंटरप्रेट करने के लिए. आप इतने सारे पर्सपेक्टिव्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, डिस्क्राइब करना होता है. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, नॉट स्टेप बट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही रिच डिटेल्ड अकाउंट आप प्रोवाइड करवा दो सोशल सेटिंग या बिहेवियर का. मुंडेन डिटेल्स को भी आप स्टडी कर दो. मुंडेन डिटेल्स जैसे और बेसिक चीज़ें जो आप ओवरलुक कर देते हो जनरली. यार मेरे लैपटॉप पे भी पानी गिर गया. सॉरी गाइस फॉर दिस, बट थिंग्स हैपन, क्या करें. ओके, डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत रिच डिटेल्ड अकाउंट आप लेते हो सोशल सेटिंग्स का या बिहेवियर्स का. मंडेन डिटेल्स को भी कंटेक्चुअलाइज करते हो एक फिनोमिनन के अंदर. इट ऑफर्स अ वेरी फेथफुल डिस्क्रिप्शन विच इज़ कंसिस्टेंट विद पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव्स, कि हाँ जैसे लोग कह रहे हैं उस तरीके से यू आर स्टडिंग समथिंग. एंड डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी फाउंडेशनल फॉर लेटर एनालिसिस, क्योंकि आप एक इन डिटेल बता रहे हो कि क्या क्या चीज़ हो रही है. नेक्स्ट इज कंटेक्चुअलिज्म एंड होलिज्म. इट इज़ बेसिकली एक फिनोमिनन को समझने के लिए उसको उसके वाइडर एरियाज़ में देखना पड़ता है, बीट सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. तो बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करा गया है होलिज्म पे कि आप पूरे के पूरे यूनिट को पढ़ो, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर पार्ट. यू आर इन ऑर्डर टू फिगर आउट हाउ स्टूडेंट्स वर्क. तो आप स्टूडेंट्स के फैमिली के चीज़ों पे भी देखो, आप उनके कल्चर्स पे भी देखो, आप उनके स्कूल लाइफ पे भी देखो, आप उनकी डेली हैबिट्स पे भी देखो. तो आप एक पूरे सोशल यूनिट को पढ़ रहे हो, यू आर नॉट जस्ट स्टडिंग एक पर्टिकुलर थिंग. कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी जो होती है उससे आपके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं. एंड एक तरह से आपका जिस सेइंग कि एक पर्टिकुलर चीज़ हो रही है वो अवॉइड हो जाती है. कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंट्स आइसोलेटिंग फिनोमिनन फ्रॉम देयर मीनिंग्स एंड रिलेशंस. एक फिनोमिनन को आप उसके बैकग्राउंड से भी समझते हो. प्रोसेस ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ जो है डायनामिक है, इवॉल्विंग है. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कैप्चर करती है आपके प्रोसेसेस, सीक्वेंसेस एंड चेंजेस को ओवर टाइम. ये एम्फेसाइज करती है कैसे आपके मीनिंग्स और बिहेवियर जो हैं वो एक डेवलप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. देन वी हैव लॉन्गिट्यूडनल या ऑनगोइंग एंगेजमेंट इज़ अ कॉमन वे टू ट्रैक दिस. इसमें लॉन्गिट्यूडनल तो मैं बताती कि एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को आप ओवर टाइम स्टडी कर रहे हो टू फिगर आउट वेदर थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग इन रियल लाइफ. क्या हम उसको नॉट एक्चुअली हैपनिंग, बट कई बार ऐसे होता है कि आपको पता है अगर आप पे कोई स्टडी करी जा रही है तो पीपल विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे ड्यू टू सोशल डिजायरेबिलिटी. एंड आप ओवर टाइम उसको जब स्टडी करते हो ना एक पर्टिकुलर फिनोमिनन का, तो आप देखते हो वो कितना कंसिस्टेंट है. क्या वो एक ही पर्टिकुलर वीक में वाज देयर एनी अदर रीजन दैट कुड हैव कॉज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग.
देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड होती है रिसर्च जो भी क्वालिटेटिव के अंदर होती है. लैक ऑफ स्ट्रक्चर इज, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही अनस्ट्रक्चर्ड होती है, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली अगर तुम एकदम अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाओगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे. एंड अनस्ट्रक्चर्ड इज़ अ वेरी इट्स अ आइडिया दैट एग्जिस्ट, बट कोई भी रिसर्च फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो सकती है. It allows for discovery of unanticipated phenomena. Researchers may begin with broad or vague questions, refining focus such as fieldwork progresses. Avoid imposing rigid theoretical frameworks that may distort part. तो बहुत ज़्यादा आप rigid framework नहीं डालते ताकि when you are studying a particular concept आप उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को बोलते हो ताकि लोगों को भी वो आराम से समझ आ सके एंड पीपल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. Theory and concepts, qualitative researchers generally avoid imposing तो जनरली जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा जाता है मेनली गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए. बाकी आप थ्योरी पे बहुत ज़्यादा वो फोकस नहीं करते कि ये थ्योरी हमें प्रूव कर रही है, नहीं. यू ट्राई टू स्टडी अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन. कॉन्सेप्ट्स आर सर्व एज दी सेंसिटाइजिंग कॉन्सेप्ट्स गाइड्स रेदर देन फिक्स्ड कैटेगरीज. तो एक गाइड मिल जाता है थ्योरी से कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, बट आप फुली उस पर रिलाई नहीं करते हो, वो डेटा से ही एमर्ज होता है. ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल्स के बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हो, उनके नोशंस पे फोकस करते हो. कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी टेस्टिंग के लिए एडवोकेट करते हैं, बट ये बहुत रेयर केस होता है जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं. तो क्योंकि थ्योरी प्रूव करने के लिए जनरली आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करे जाते हैं. कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, पर्पस ऑफ रिसर्च देखा जाए तो रिसर्च बिगिंस विद इंटेंशन टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ पर्सनल, प्रोफेशनल और सोसाइटल रेलेवेंस. इट हेल्प्स फिल गैप्स इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड ओपन्स न्यू डायरेक्शंस फॉर इंक्वायरी. तो आपका एक्सप्लोरेशन मेन पर्पस होता है एक तरीके से. नेचर देखा जाए तो मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस देखना, सोशल पैटर्न्स, कॉन्टेक्चुअल डायनामिक्स देखना. बहुत फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर, इवॉल्विंग प्रोसेसेस को स्टडी करता है, यूज़ करता है प्रोसेसेस को, जो मतलब विद टाइम इट चेंजेस एक्चुअली. एंड एक फिक्स रिक्वेंस नहीं होती है. ठीक है, कोर प्रोसेसेस ये होते हैं कि आपने एक मीनिंगफुल टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर दिया, स्टडी डिज़ाइन कर ली, मेथडोलॉजी डिज़ाइन कर ली, रिच कंटेक्चुअल डेटा आपने ऑब्टेन करा, एनालाइज करा, इंटरप्रेट करा पैटर्न्स को, रिपोर्ट कर दी फाइंडिंग्स. ये जेनरिक स्टेप्स होते हैं कि आपने टॉपिक निकाला. ये सब मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दिया था पूरा क्वांटिटेटिव के अंदर. ठीक है, अब आई विल टेल यू अ फ्यू पर्सपेक्टिव्स ऑफ अ फ्यू स्टेप्स जो बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव के हिसाब से फोकस्ड होते हैं. फर्स्ट इज योर एक्नॉलेजिंग सोशल सेल्फ, कि क्वालिटेटिव रिसर्च बिगिंस विद नॉट जस्ट चूजिंग अ टॉपिक बट ऑल्सो सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि मेरे खुद के आइडियाज़ क्या हैं, खुद के क्या मेरी इन्फ्लुएंसेस हैं, या और दूसरों, पहले तो आप खुद को एनालाइज करते हो, फिर आप दूसरों को एनालाइज करते हो कि उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके बायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस क्या है, उनकी एक हिस्ट्री क्या है जिसके बेसिस पे दे आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग. जो टॉपिक सिलेक्शन होता है वो रिसर्चर के एक्सपीरियंस से आता है या कंटेम्प्रेरी इशू से आता है. स्टेप्स जो अगर हम देखें तो अडॉप्टिंग का पर्सपेक्टिव, रिसर्चर जो है वो सिलेक्ट करते हैं एक थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल पैराडाइम. जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट से देख रहे हो, आप फेमिनिस्ट से देख रहे हो, पॉजिटिविस्ट से तो आप जनरली क्वालिटेटिव नहीं देखते, बट पॉजिटिविस्ट से देख रहे हो, क्रिटिकल से देख रहे हो. इंस्टेड ऑफ नैरोइंग डाउन अर्ली, रिसर्चर कीप्स द इंक्वायरी ओपन, कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोसेस के ड्यूरिंग भी आपके अराइज कर सकते हैं. तो रिसर्च एक डायलॉग बन जाते हैं दूसरे स्कॉलर्स के साथ और एग्जिस्टिंग थ्योरीज के साथ. Then you design, collect and analyze and interpret data. क्वांटिटेटिव की तरह ही होता है बट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, कि आप किस पे स्टडी कर रहे हो, कहाँ स्टडी कर रहे हो और कैसे उनके आप एक्सपीरियंसेस को एसेस कर रहे हो. फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करते करते ही एनालाइज करते रहते हो. जैसे कि इंटरव्यूज़ हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गई, फील्ड नोट्स हो गए, फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स हो गए. एनालाइज करते हो डेटा आप कि क्या क्या चीज़ें साइमल्टेनियसली अकर हो रही है, कोडिंग करते हो, थीम्स आइडेंटिफाई करते हो. जैसे कि देयर इज समथिंग ऑल थीमेटिक एनालिसिस. अगर किसने इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट करा है इन देयर प्रैक्टिकल्स, सो यू गाइस मस्ट हैव डन इट. तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक इंटरव्यू लिया, पूरा उसको एनालाइज करा, लाइक ट्रांसक्राइब करा पूरा वर्ड टू वर्ड. फिर आप उस वर्ड टू वर्ड के अंदर जाके कोड्स निकालते हो कि हाँ ये, जैसे कि लेट्स से यू आर स्टडिंग अबाउट, अगेन आई विल गिव यू दैट कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप वाला एग्जांपल बिकॉज वी हैड डन दैट इंटरव्यू एंड थीमेटिक एनालिसिस इन आवर प्रैक्टिकल्स. तो उसमें क्या था
कि जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू ले लिया एंड हमने अपने अपने कोड्स निकाले कि लेट्स से माय पार्टिसिपेंट व्हेन टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप इज़ टॉकिंग मोर अबाउट ऑटोनमी. तो ऑटोनमी हमारा एक कोड निकल जाएगा और उस कोड का आपका आगे इन फ्यूचर थीम निकलती है कि जैसे ऑटोनमी हो गया या लेट्स से ऑटोनमी के साथ साथ आपका सेल्फ लव आ गया या आपका वो आ गया थोड़ा सा कि मोर प्रैक्टिकलिटी आ गई. तो इन सबको आप इन काइंड ऑफ ग्रुप टुगेदर करके थीम निकाल सकते हो, मी वर्सेस वी, कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है और उनका एक कलेक्टिव वे के अंदर आप रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हो और अपने पर्टिकुलर वे में कैसे देख रहे हो. कि मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोनमी ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, आई एम टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज. तो मी वर्सेस वी हो गया वो, कि मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाउ डू एक्सप्लेन इट देयर इज़ अ थिंग कि वी एज पार्टनर्स हमारे रिलेशनशिप में होना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक पर्सनल चीज़ जो है दैट ऑल्सो शुड बी देयर. इट शुड नॉट जस्ट बी कि वी आर टुगेदर, जैसे कि सनशाइन के अंदर देयर वर दोस टू कपल्स ना, मिची एंड समथिंग. तो यू आर नॉट लाइक दैट, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ भी उसके अंदर आती हैं. तो देयर इज़ अ मी वर्सेज वी, अ बैलेंस. तो दैट कुड बी वन ऑफ योर थीम्स जो निकलता है डेटा के अंदर से. इंटरप्रेटिंग डेटा, फिर उसके अंदर इंसाइट्स निकालते हो, रिलेशनशिप्स, इंटरप्रिटेशंस, पैटर्न्स जनरेट करते हो. एम इज़ नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्शन बट कंस्ट्रक्टिंग थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मल्टीपल साइकिल्स ऑफ बैक एंड फोर्थ होता है डेटा और आइडिया के अंदर. आपके जैसे रिसर्च क्वेश्चन भी मॉडिफाई हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाट. फिर आप फाइनली इन्फॉर्म करते हो लोगों को, आप अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मैंने ऑलरेडी वेस्ट तो करा दी कैरेक्टरिस्टिक्स, बट अगैन आई जस्ट go over it. Qualitative research is rooted in the study of real life environments, जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को रियल लाइफ सेटिंग के अंदर ऑब्जर्व करा जाता है. बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रियलिटीज़ को देखा जाता है. ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग मेकिंग आर सीन एज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी. ह्यूमन इंटरप्रिटेशन हो गया या मीनिंग मेकिंग प्रोसेस जो है उनको देखा जाता है. एक पर्टिकुलर आपको वो नहीं होता कि सेट बिलीव कि यही चीज़ करनी है, नहीं. आप अलग अलग लोग अलग अलग वे के अंदर कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को. कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन मस्ट बी अंडरस्टूड होलिस्टिकली एंड कंटेक्चुअली, जैसे कि मैंने बताया. अप्रोच एम्स टू कैप्चर पीपल्स आइडियाज, थॉट, सोशल मीनिंग्स विद मैक्सिमम सेंस. जितना आप डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में आप जाओगे. Researchers adopt an insider perspective, developing a close, non-detached relationship with participants who understand lived experiences. Researchers एक insider perspective develop करते हैं और एक closed relationship establish करते हैं participants के साथ. It is not detached. It is not कि हाँ मैं एक external observer की तरह जा रहा हूँ. You are also experiencing those things. You are also understanding ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं. Personal connection develop होता है. रिच डिटेल डेटा प्रायोरिटाइज करा जाता है. रिसर्च फोकस जो है वो स्टडी के साथ साथ इवॉल्व कर सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टोमोलॉजिकल फाउंडेशंस. तो ऑन्टोलॉजिकल व्यू देखा जाए तो रियलिटी को कहते हैं कंस्ट्रक्ट करी जा रही है, सब्जेक्टिव है और मल्टीपल है. तो लोग अपने वर्ल्ड को अपनी पर्सनल हिस्ट्रीज़ की तरह समझते हैं, इमोशन से समझते हैं, इंटरेक्शन से समझते हैं. तो इट्स नॉट वन रियलिटी, इट्स व्हाट वी आर क्रिएटिंग. एपिस्टोमोलॉजी देखा जाए तो नॉलेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होती है कि लोग कैसे समझ रहे हैं चीज़ों को, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे अपनी मीनिंग को, कैसे अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे रहे हैं. क्वांटिटेटिव के अंदर तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत फोकस होता है. क्वालिटेटिव के अंदर रिसर्चर फोकसेस कि कैसे एक दूसरे पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कैसे पार्टिसिपेंट रिसर्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इन जनरल हाउ अ पर्सन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड और हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. रिसर्चर रिकॉग्नाइज करता है कि पीपल आर शेप्ड बाय टाइम, प्लेस, कल्चर, इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वो सब हमें इम्पैक्ट करता है. तो अगर हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो बिहेवियर को हम मे भी हो सकता है बहुत गलत वे में लेबल कर दें, जैसे इरैशनल और मैल अडैप्टिव. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल बिफोर ऑल्सो कि जापनीज कल्चर्स के अंदर व्हेन यू पैट समबडीज हेड इट्स कंसिडर्ड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. बट इंडियन कल्चर में क्या होता है कि इट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, और इट इज़ व्हेन लाइक when somebody bows down to you, you pat their head. Generally करते ना, like your बूढ़े लोग they do that as a blessings के लिए कंसिडर करा जाता है. तो वो अगर आप जापान में जाके ये चीज़ करोगे इट वुड बी कंसिडर वेरी irrational और वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. तो इसलिए कंटेक्स्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है. रियलिटी जो है इट इज स्टडीड इन रियल लाइफ सेटिंग्स. एक एब्स्ट्रैक्ट या कंट्रोल्ड वेरिएबल्स में आप स्टडी नहीं कर रहे, आप रियल लाइफ में स्टडी कर रहे हो. रिसर्चर का रोल क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है.
रिसर्चर जो एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है डेटा कलेक्शन को, ऑब्जर्व भी कर रहा है, लिसन भी कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। दे अंडरस्टैंड पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड एज अ नेव आउटसाइडर। तो पर्सनल बायसेस को आप जितना दूर रखना पॉसिबल है उतना दूर रखना चाहते हो, इवन तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं। सो दैट्स वाई कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन योर फाइंडिंग्स कि कहीं मेरा तो कोई बायस नहीं आ गया। आप ट्राई करते हो कि एक आउटसाइडर की तरह आप लोगों के व्यूज़ को समझो। रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली इंगेज करता है लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर, उनकी सिचुएशन और इंट्रैक्शन समझने के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग फॉलो करती है, एज आई सेड ऑलरेडी। एक ब्रॉड टॉपिक से चालू होती है, डेटा कलेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी वगैरह निकलती है। Designing characteristics in data handling. Research may begin without fixed research questions or predetermined concepts. These evolve during the study. Data collection is labor intensive and often involves prolonged engagement with single case or small number of cases. तो research जो है वो without fixed research question या predetermined concepts के बिना evolve करती है। डेटा कलेक्शन में लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नीड होती है, लोग जा के चीज़ों से पूछते हैं, बहुत लंबे टाइम तक एंगेजमेंट होती है सिंगल केस के साथ ही और स्मॉल नंबर ऑफ केसेस के साथ। प्राइमरी सोर्सेज ये होते हैं आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो गए या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो गए, पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गई, पर्सनल पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, क्वेश्चनर्स हो गए। क्वेश्चनर्स बहुत मिनिमली यूज़ करा जाता है बिकॉज उसमें आप सब्जेक्टिविटी कैप्चर नहीं कर पाते। डेटा जो है वो प्री स्ट्रक्चर्ड होता है, डेटा प्री स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। वही आई वाज लाइक क्या है, डेटा इज़ मिनिमली प्री स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। मतलब आप एक फिक्स ये नहीं लेते कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट्स एंड हाउ थिंग्स आर गोना वर्क आउट, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो आपकी लिमिट्स लग जाएंगी, आपकी बाउंड्रीज बन जाएंगी। इसलिए प्री स्ट्रक्चर नहीं करा जाता, इसलिए कॉन्सेप्ट पहले से नहीं बनाए जाते ताकि आपकी बाद में फ्लेक्सिबल रहे रिसर्च और नई नई डिस्कवरीज बनती रहे, ठीक है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे ज़्यादातर इसको अनस्ट्रक्चर्ड बोला जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस नैरेटिव्स पे फोकस करता है, मीनिंग्स, थीम्स, प्रोसेसेस, इंटरप्रिटेशंस पे फोकस करता है, न्यूमेरिकल पैटर्न पे नहीं करता। नेचर ऑफ फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन। फाइंडिंग जो है उनको वर्बली रिप्रेजेंट करा जाता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ। क्वांटिफिकेशन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर रेयर, इंस्टेड द एम्फेसिस इज ऑन डेप्थ, रिचनेस एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव मेथड जो हैं उसके अंदर आप पर्सपेक्टिव समझते हो कि कैसे मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो। अब ये अप्रोच अनकवर करती है लोग कैसे इवेंट्स को समझ रहे हैं और उनमें मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं। By capturing these subjective experiences, qualitative research highlights the social significance of behavior, practices and interactions. स्ट्रेंथ्स क्या हैं? इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है, फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि अगैन कुछ भी आपके फिक्स क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स नहीं होते। थ्योरी डेवलपमेंट सपोर्ट करते हैं क्योंकि इट्स इंडक्टिव इन नेचर। ये सब मैं ब्रीफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इन डिटेल अभी समझा दी हैं, तो इट्स लाइक स्ट्रेंथ्स वही हैं जो मैं समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन वन लाइन। पढ़ना है तो पीपीटी में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, सो यू कैन गो ओवर देयर एंड रीड इट। एक्सप्लेनेशंस निकलती है अंडरलाइंग कॉजेज़ की, बिहेवियर्स को आप ओवर टाइम भी ट्रेस करते हो क्योंकि क्वालिटेटिव होती है तो लॉन्ग टाइम की स्टडी होती है। अडेप्टेबिलिटी होती है डेटा कलेक्शन के टाइम पे कि रिसर्चर एडजस्ट करता है, एक्सपैंड करता है, ओमिट करता है क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज पे। अगर मान लो इंटरव्यू है तो आप किसी बंदे ने कुछ बोला तो मैं इमीडिएटली उसको कहूँगी, लेट्स से दैट अगैन इफ आई एम टेकिंग द रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल, तो इफ समबडी सेज दैट दीज डेज रिलेशनशिप्स आर लाइक ट्रायल रन्स, तो आई विल ऐड अ प्रोब टू इट। मैंने सिर्फ उसका रिकॉर्ड नहीं करा, मैं उससे पूछूँ अच्छा ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वे टू पुट इट, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय अ ट्रायल रन। जैसे कि मान लो मेरा एक क्वेश्चन आगे था कि आर यू अवेयर ऑफ द टर्म कपल गोल्स, तो अगर बंदे ने अपने पहले वाले आंसर के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्परेरी रिलेशनशिप्स उसी में कपल गोल्स को मेंशन कर दिया, तो मैं उसमें प्रोब करूँगी, मैं उसमें इलेबोरेशन मांगूंगी, मैं वो क्वेश्चन अलग से नहीं पूछूंगी दोबारा। बिकॉज अगर आपने सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया देन इट सीम्स लाइक डिसइंटरेस्टेड हो आप रिसर्च के अंदर। ये पूरा का पूरा आई विल कवर इन यूनिट 3 ऑल्सो, बट इट वॉज टू गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ इट। वीकनेस देख लो, एक्सपेंसिव है, रिसोर्स इंटेंसिव है, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सैम्पल साइज स्मॉल होता है, पार्टिसिपेंट्स को आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे होते हो और लार्ज पॉपुलेशन को जनरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, तो रेप्लिकेशन भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक करी जाती हैं स्टडीज़। टाइम कंज्यूमिंग मैंने बताई दिया तुम लोग को। रिलायबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि अगैन आप पूरा का पूरा ये सेम चीज़ दोबारा मेजर नहीं कर सकते हो, रिस्पॉन्सेज जो हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं।
डेटा हेवीली डिपेंड करता है रिसर्चर किस तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहा है, तो उससे कंसिस्टेंसी डिफ़िकल्ट हो जाती है. हाई लेवल ट्रेनिंग की नीड है, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट्स वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. ट्रेनिंग के बिना डेटा ओवरवेलमिंग हो सकता है और रिसर्चर को मे बी समझ ही ना आए कि क्या रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है. रिसर्च बायस का ऑब्वियसली पोटेंशियल है कि फाइंडिंग्स जो है बहुत सस्पेक्टेबल होती हैं सब्जेक्टिविटी के लिए, पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए, तो इससे आपकी परसीव्ड ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी भी कम होती है. This is like a overview of whatever we have done right now. Same. Now let's talk about reliability and validity. अब मैंने तुम्हें बता दूँ ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती है, बट इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट इट्स गुड टू हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, एंड रीडिंग्स के अंदर था तो आई एम कवरिंग इट. Central problem of measurement: how do concrete measures connect to abstract constructs? Reliability is dependability या consistency of a measure, जिससे कि stable repeatable results produce हो जाएं अगर कोई और बंदा भी same study करे. Validity is the truthfulness और the fit of it, कि किस डिग्री तक construct measure कर रहा है जो उसको करना चाहिए. वो साथ में मिलकर डिटरमाइन करते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी, बिलीवेबिलिटी और साइंटिफिक यूजफुलनेस. दोनों रिसर्च इसके अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन. क्वांटिटेटिव की बात करें तो न्यूमेरिकल मेजर होता है, एंड वो रिलायबल तब है अगर वेरिएशन ऑफ स्कोर्स जो है वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से नहीं हुई है या प्रोसेस से नहीं हुआ है. इट हैज़ टू हैव अ एक्चुअल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. हो सकता है जो आपका मेजर आया है, जो इन्फरेंस आया है, वो किसी और रीज़न से आया हो, इसलिए आपकी पी वैल्यू भी कैलकुलेट करी जाती है. अगर देख लो तुम स्पीडोमीटर की बात कर लो, तो अगर आपका जैसे कि यू आर ड्राइविंग स्कूटी लेट्स से, एंड एकदम से आपका ज़ीरो है एंड आपने हल्की सी स्पीड बढ़ाई और वो 100 पे चला गया, तो वो रिलायबल नहीं होगा ना. देन वी हैव हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी. 4 स्ट्रैटेजीज. क्लियरली कॉन्सेप्ट बनाओ, क्लियरली कॉन्स्ट्रक्ट्स को डिफाइन करो, हायर प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट को यूज़ करो, बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करो, बहुत सारे आइटम्स को यूज़ करो, एंड उनका एवरेज आउट करो, उन्हें कि बहुत सारे आइटम्स को यू कंबाइन, एंड अलग अलग टाइप के जो चीज़ें हैं एंड उनको एक प्रॉपर वे के अंदर मेजर करो, कि आपका एक तो आपको पता लग जाएगी क्या इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन इट. ठीक है, जैसे कि प्रेजुडिस को मेजर कर रहे हो तो आप उसको एटीट्यूड क्वेश्चन से मेजर कर रहे हो, इंटरैक्शन से मेजर कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट से भी मेजर कर रहे हो, नॉट जस्ट मेजरिंग बाय वन थिंग. तो ट्रायंगुलेशन करो. प्री टेस्ट और पायलट्स, ऑब्वियसली पायलट से आपको पता लगता है कितना स्टेबल है रिसर्च, कितना स्टेबल नहीं है. वैलिडिटी की बात करें अगर, तो डिग्री टू विच ऑपरेशनल डेफिनेशंस मैच द कंसेप्चुअल डेफिनेशन. कितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट वही में या रिसर्च वही मेजर कर रही है जो उसको करनी चाहिए. कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है वैलिडिटी. एक हो सकता है मेजर एक ग्रुप के लिए वैलिड हो और दूसरे के लिए वैलिड ना हो. वैलिडिटी इज़ हार्डर टू अटेन दैन रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी नेसेसरी है पर वो सफिशिएंट नहीं होती वैलिडिटी के लिए, कि मेजर रिलायबल तो हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो. मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी होती है कि क्या उतनी जो कंस्ट्रक्ट मेजर करना चाह रहा है क्या वही मेजर कर रहा है. देन वी हैव कंटेंट वैलिडिटी. क्या वो एंटायर डोमेन कवर कर रहा है, जैसे कि अगर मैं एंग्जाइटी की बात करूँ, क्या वो एंग्जाइटी के सारे चीज़ों को कवर कर रहा है, डिप्रेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है. देन वी हैव क्राइटेरियन वैलिडिटी. डज मेजर रिलेट टू एन एक्सेप्टेड एक्सटर्नल क्राइटेरियन, कि इट इज़ बेसिकली कि पुरानी चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है क्या ये उससे रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है. इसमें 2 टाइप होते हैं, कॉन्करेंट और प्रोडक्टिव. कॉन्करेंट ही होती है कि अगर मान लो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश मेजर है, जैसे कि अगर मुझे एंग्जाइटी मेजर करनी है, मैंने एक टेस्ट डेवलप करा, तो स्कैट इज़ अ टेस्ट दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो क्या ये उससे कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है. अगर कोरिलेशन हाई है तो जी बढ़िया है कि हाँ कॉन्स्ट्रक्ट जो है आपका वो सही होगा, जो भी आपने टेस्ट डेवलप करा है वैलिड होगा. नहीं कर रहा अगर, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. और होता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कि प्रिडिक्ट्स फ्यूचर बिहेवियर लॉजिकली लिंक टू द कंस्ट्रक्ट, कि क्या मतलब आपका जैसे कि CUET है, तो CUET इज़ प्रिडिक्टिंग कि हाँ अगर आपका CUET में बहुत अच्छा या आपका बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर आया तो आपका CUET में भी अच्छा आएगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड हार्ड इनफ फॉर बोथ. कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके रिलेटेड होते हैं. कॉन्स्ट्रक्ट इज़ बेसिकली
कि डू द मेजर्स बिहेव एज द थ्योरी प्रोडक्ट्स अक्रॉस स्टडीज इन कॉन्टेक्स्ट, इट इंटीग्रेट्स कंटेंट क्राइटेरियन कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेटिव एविडेंस। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें ऑलरेडी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज़ बेसिकली मेजर कोरिलेट्स विद अदर मेजर्स ऑफ द सेम कॉन्स्ट्रक्ट। जैसे कि मैं अगर कह रही हूँ कि एंग्जाइटी का मेजर सैट से कोरिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा। डिस्क्रिमिनेंट इज़ कि अगर वो स्कैट की जगह RSPM से कोरिलेट कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैट एंग्जाइटी मेजर कर रहा है और RSPM तुम्हारा इंटेलिजेंस मेजर कर रहा है, तो ये दोनों कोरिलेट नहीं करने चाहिए। बाकी तो इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी, स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी आर वेरी बेसिक स्टफ। स्टिल मैं बता देती हूँ एक बार। इंटरनल इज किस डिग्री तक आपके डिज़ाइन रूल्स आउट और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स, कि कितना वो वही चीज़ हो रही है मेजर जो करनी चाहिए, है ना। दूसरा इज़ एक्सटर्नल, की किस डिग्री तक वो एक सैम्पल के बाहर भी चीज़ें आपके लिए वैलिड रहेंगी या नहीं रहेंगी। स्टैटिस्टिकल इसकी कितनी आपने करेक्टली स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करा है। क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी देखा जाए तो इट एम्फेसाइजेस डिपेंडेबल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स रादर देन रिपीटेड फिक्स्ड मेजरमेंट्स। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स देखो, अलग अलग रिसर्चर अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे, अलग अलग जगहों से मेजर करेंगे, तो डिफरेंस तो कहीं ना कहीं आएगा ही, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपका अलग अलग होता है। वैलिडिटी की अगर बात करें तो इट फोकसेस ऑन फेथफुल बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस। सो बेसिकली आप अपनी चीज़ों को नहीं बोल रहे, आप वो चीज़ें एग्जैक्टली बोल रहे हो जो पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं। तो इट शुड नॉट बी योर व्यू, इट शुड बी व्हाट पीपल आर सेइंग इट। कितना क्रेडिबल है, कितना ऑथेंटिक है, ठीक है। मेथडोलॉजिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो क्वालिटेटिव वर्क डेमॉन्स्ट्रेट्स ट्रस्ट वर्दीनेस थ्रू थिक डिस्क्रिप्शन, ट्रायंगुलेशन। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रिसर्चर सेम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, ताकि आपका पता लगे कि आपका पर्सनल बायस नहीं है, वो लोग ऐसे कह रहे हैं, इट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ एग्जिस्टिंग। ये तो मैंने बताई दिया। रिलायबिलिटी वैलिडिटी में डिफरेंस क्या होता है। रिलायबिलिटी नेसेसरी होती है बट इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर वैलिडिटी। अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल होगा, पर अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो ज़रूरी नहीं कि वैलिड होगा। अब देखो, जैसे कि अगर आपका वेट स्केल है, अगर वो 10 kg हैवी दिखा रहा है तुम्हारे एक्चुअल वेट्स, तो वो रिलायबल हो सकता है, क्योंकि वो मेरा 10 किलो भारी दिखा रहा है तो वो आगे 15 लोगों का भी 10 kg हैवी दिखा रहा है, बट वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअलिटी के अंदर वो इफ़ आई एम 50 kg वो 60 दिखा रहा है, तो इट्स नॉट वैलिड। बट रिलायबल इसलिए क्योंकि मेरा 50 का 60 दिखा रहा है, किसी का 40 का 50 दिखा रहा है, किसी का 60 का 70 दिखा रहा है, तो वो सबके लिए अक्रॉस एरियाज इट इज़ कंसिस्टेंट, बट इट्स नॉट वैलिड। Now the next topic is differences in convergences in mixed methods. तो it's not necessary कि आपकी जो स्टडी है वो पूरी क्वालिटेटिव इन नेचर हो या पूरी क्वांटिटेटिव इन नेचर हो। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं तो अभी कंटिन्यू कर ही रही हूँ, बट आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार पॉज करो, गो ओवर वट एवर वी डिड इन क्वालिटेटिव मेथड्स, एंड उसके बाद वील डू मिक्स मेथड्स, ताकि तुम लोग को एक बेसिक आइडिया रहे। बिकॉज कॉन्टेंट थोड़ा सा हैवी है, तो हैवी तो क्या, इट्स वेरी बेसिक कंटेंट, बट काफ़ी ओवरलैपिंग कंटेंट है। तो मेक श्योर दैट यू गो ओवर इट वंस, एंड एक बार जब रीड कर लो अपने ही नोट्स को, देन कम बैक टू दिस मिक्स मेथड्स वाला एरिया। अब देखो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को हम जनरली बोलते हैं ईदर और के एरिया के अंदर, कि इट्स ईदर क्वांटिटेटिव और इट्स क्वालिटेटिव, बट देयर इज़ अ फ्यूजन जो कि दोनों मेथड्स को अलाउ करता है साथ में एग्जिस्ट करने के लिए। अब देखो, कॉम्बिनेशन जो है वो फीजिबल है, कि एपिस्टोमोलॉजिकली देखें तो कहते हैं कि ट्रेडिशंस इनकम्पैटिबल हैं, कि आप दोनों चीज़ें कैसे कह सकते हो, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में अलग तरीके से देख रहे हो, तो आप मिक्स कैसे कर सकते हो। तो ये बाउंड्रीज जो हैं ये रिजिड नहीं है, डिबेट्स आर देयर बट दीज बाउंड्रीज आर नॉट रिजिड। कि जैसे एथनोग्राफिक फाइंडिंग्स जो है आप उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। एथनोग्राफिक इज बेसिकली पर्टिकुलर कल्चर के बारे में, जो आप एक पर्टिकुलर फिनोमिनन पढ़ते हो, तो उसको भी आप क्वांटिटेटिव वे के अंदर देख सकते हो। क्वालिटेटिव स्टडीज़ यूज़ क्वाजी क्वांटिटेटिव टर्म्स, जैसे कि मैनी, फ्रीक्वेंटली। तो आप फुली नंबर नहीं दे रहे, बट आप फिर भी एक क्वाजी क्वांटिटेटिव वे में बोल रहे हो। सर्वेज के अंदर वर्बैटम कोड्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के अंदर भी फ्रीक्वेंसी और रीजंस आ सकते हैं। मोस्ट स्टडीज़ प्रायोरिटाइज वन मेथड एंड अदर्स सपोर्ट इट।
काफ़ी सारे स्टडीज़ जो हैं वो एक मेथड को प्रायोरिटाइज करती हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ कहती हैं कि नहीं, दोनों को मिक्स करके यूज़ करो। अगर हम देखें पैराडाइम डिबेट के बारे में, तो सेपरेशन वर्सेस कन्वर्जेंस, द डिस्कोर्स सराउंडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज़ हिस्टोरिकली बीन कैटेगराइज बाय पार्टिसन डिवाइड बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पैराडाइम डिवाइड हुए हैं। तो ये कहता है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो फंडामेंटली ही डिस्टिंक्ट है और उनके इनकम्पैटिबल पैराडाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि these paradigms function as lightning conductors, attracting distinct epistemological assumptions and theoretical approaches and are viewed as mutually exclusive. क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि क्वांटिटेटिव में आप पॉजिटिविज्म को फॉलो कर रहे हो, क्वालिटेटिव के अंदर आप कंस्ट्रक्टिविज्म या क्रिटिकल पैराडाइम को फॉलो कर रहे हो, तो आप उनको कैसे मिक्स कर सकते हो? तो ये सेपरेशन जो है कि रीइंफोर्स करता है बाय रिसर्चर्स, बायोग्राफीज एंड कल्चर्स। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज रिफ्लेक्सिविटी वाइल क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स आर अर्ज्ड टू डेवलप ग्रेटर। तो देखो, क्वालिटेटिव के अंदर आप कहते हो रिफ्लेक्सिव ज़्यादा हो, बार बार चीज़ों को देखो, क्योंकि आपका हो सकता है पर्सनल बायस आ रहा हो। क्वांटिटेटिव के अंदर कहते हैं कि आप स्टैटिस्टिकल सोफिस्टिकेशन ज़्यादा डेवलप करो, कि स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट होना चाहिए डेटा आपका सारा। Technical argument. Conversely, the technical version of the debate views choice of method as pragmatic decision based on research problem rather than, तो basically research problem आपका क्या demand कर रही है उसके basis पे method use करना पड़ता है, सिर्फ epistemological stance के पीछे आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपके फ्यूजन को सपोर्ट करता है। एंड देर आर प्रेशर फॉर कन्वर्जेंसेस, जैसे कंटेम्प्रेरी रिसर्च इन्वायरमेंट्स एक्सर्ट प्रेशर टू इग्नोर दिस डिवाइड। क्यों? क्योंकि आगे आपके जैसे डिमांड्स आते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिसी रेलेवेंस का हो गया, या राइज ऑफ इवैल्यूएशन इंडस्ट्रीज़ हैं, या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। तो देर इज़ अ एम्फेसिस कि दोनों अप्रोचेस को मिक्स करके यूज़ करो। रियल वर्ल्ड डिमांड है हमारी, जैसे कि गवर्नमेंट एंड फंडिंग बॉडीज़ हो गई, उनको रिसर्च चाहिए प्रैक्टिकल सोल्यूशंस के साथ। तो आपने सिर्फ क्वांटिटेटिवली डेटा बता दिया, बट हो सकता है वो डेटा आपके पर्टिकुलर एक कॉन्टेक्स्ट में वर्क कर रहा हो, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वर्क ना करे। तो वी नीड क्वालिटेटिव ऑल्सो फॉर दैट। ट्रेनिंग, बेटर ट्रेनिंग इज़ बेसिकली, अब पहले तो ये था कि आपने एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन ले ली, अब आपकी जो रिसर्च जो हो रही है या जो अभी एजुकेट कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर लोगों को, उसमें दोनों टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो रिसर्चर्स जो है नाउ दे आर इक्विप्ड कि वो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, एक में स्पेशलाइज क्यों करना है। इवैल्यूएशन कल्चर, पॉलिसी इवैल्यूएशन रिक्वायर्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एक पर्सपेक्टिव से आप एक पॉलिसी को नहीं स्टडी कर सकते। स्ट्रैटेजीज फॉर कंबाइनिंग, 11 मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ दिया है एक ओवरव्यू के लिए कि जब तुम्हें याद करना हो तो तुम सिर्फ 11 ऐसे याद कर लो। पहला इस ट्रायंगुलेशन, मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करो फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि मैंने तुम्हें पूरा पूरे इस पैक के अंदर समझा दिया था। लाइक सेलर यूजिंग 2 स्टार्स टू चेक पोजिशन, या फिर ये कह लो एक मेथड, एक मैंने स्टडी करी और मुझे लग रहा है कि मेरा शायद पर्सनल बायस आ गया इस इंटरव्यू के अंदर, तो मैंने दूसरे बंदे को भी भेजा वही चीज़ पढ़ने के लिए, क्या, तो वो हमारा रिसर्चर ट्रायंगुलेशन हो गया, जिसके अंदर 2 रिसर्चर सेम चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। Researchers spent month observing student friendships in grammar school, then conducted a survey asking, who are your friends? Survey research method match the observations perfectly. तो इसके अंदर आपने क्या करा कि आपने इंटरव्यू लिया लोगों का, पहले आपने लोगों को ऑब्जर्व करा कि हाँ भाई मुझे लग रहा है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, मे बी दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। फिर आपने बाद में उनका सर्वे ले लिया एक, और उसके बाद आपके रिजल्ट्स मैच कर गए कि हाँ आपको देख के लग रहा था जो वही चीज़ निकल गई। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ जो पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व करे हैं वो रियल है, वो सिर्फ मेरे बायस से नहीं आए हैं। नेक्स्ट इज योर क्वालिटेटिव हेल्प्स बिल्ड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एज अ फील्ड इट एक्सप्लोर्स टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल पैटर्न्स बिटवीन थिंग्स, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है हम अनएथिकल लॉयर्स का। यू कैन नॉट आस्क लॉयर्स डायरेक्टली आर यू अनएथिकल, तो आप ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते ना। तो आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करो, उनकी स्टोरीज समझो, उनके डिलेमास समझो, उसके बाद आप सिनेरियोज़ बनाओ, आप हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ बनाओ, फिर उनको सर्वेज भेजो। तो उससे क्या होगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ताकि आपका डेटा वैलिड रहे और रिलायबल रहे। नेक्स्ट थर्ड इज योर कैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को बिल्ड करता है। हम क्वांटिटेटिव सर्वेज को यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक केसेस के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च में। जैसे कि हमने पहले क्वालिटेटिव करके बाद में सर्वे क्वेश्चन दिए, वैसे आप इसके अंदर उल्टा भी कर सकते हो, पहले सर्वे ले लिया फिर क्वालिटेटिव कर लिया आगे। तो जैसे कि
कार्ल इन 1953 उन्होंने वर्किंग क्लास बॉयज़ को स्टडी करा था. ही सर्वेड 4000 बॉयज़ टू आइडेंटिफाई वेरिएशंस इन एम्बिशन. ठीक है, फिर उसमें से 24 लोगों को सेलेक्ट करा जिनकी आईक्यू लगभग सेम थी बट गोल्स अलग अलग थे. तो उनके लिए फिर डीप इंटरव्यूज़ डेवलप करे, फिर एक्सप्लोर करे कि कैसे कुछ लोग कॉलेज के लिए एम कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे. पेरेंटल प्रेशर के बारे में भी उन्होंने स्टडी करा. तो उसमें क्या हुआ, क्वान्टिटेटिव ने हेल्प करी, आपके फर्दर क्वालिटेटिव का एक बेस बन गया. फोर्थ इज फिलिंग गैप्स. एक मेथड से हो सकता है कि ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाए, जैसे कि गैंस इन 1967 उन्होंने एक स्टडी करी जिसमें वो एक न्यू सबअर्बन टाउन में गए और उन्होंने रेजिडेंट्स को ऑब्जर्व करा. ठीक है, तो प्रॉब्लम थी कि ही कुड नॉट ऑब्जर्व रेजिडेंट्स होप्स बिफोर मूविंग इन. ठीक है, कि वो क्या चाह रहे थे मूव इन करने से पहले. तो उन्होंने सर्वे करा कि उनके क्या होप्स वगैरह थे. फिर उसको बाद में एक फुल अंडरस्टैंडिंग मिली क्योंकि दे वांटेड दिस बट दे गॉट दिस आफ्टर दे मूव्ड इन. तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या हुआ. स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर फॉलो होता है, क्वालिटेटिव में प्रोसेस पे फोकस होता है. तो जैसे कि एक एग्जांपल ये हो गया कि ग्रैंशे इन 1981 उन्होंने काउंट करा कि कितने लोग सोशल इंटरेक्शन कितना हो रहा है लोगों के बीच में, कि आइसोलेशन है नहीं है क्या है. फिर क्वालिटेटिव के अंदर उनकी कॉन्वर्जेसन की ट्रांसक्रिप्ट्स को निकाला, देखा कि अच्छा भाई कॉन्वर्जेसन लोग एंगेज इसलिए नहीं कर रहे, सोशल इंटरेक्शन कम इसलिए हैं क्योंकि मे बी आगे वाला बंदा इज इंसल्टिंग देम, सोशल मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे. तो क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर आपकी रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसके लिए आपको प्रोसेस को भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट इज योर आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर पर्सपेक्टिव. तो जो क्वांटिटेटिव होता है वो बहुत आउटसाइडर बेसिस पे होता है, क्वालिटेटिव जो होता है वो बहुत ही इनसाइडर बेसिस पे होता है. ठीक है, तो आप एक सर्वे कर रहे हो लीगल क्वेश्चंस के बारे में, फिर आप उनको इंटरव्यूज़ के अंदर ले रहे हो कि कैसे पार्टिसिपेंट्स जो हैं हाउ कैसे उन्हें वो एक पर्टिकुलर चीज़ पर्सनल लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसमें वही हो गया कि इससे पता लगा कि जो भी डेप्ट लेके बैठे हैं वो लेजी नहीं थे, उनकी लाइफ में बस चैलेंजेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू पे ऑफ देयर डेप्ट. फिर स्ट्रैटेजी 7 इज सॉल्विंग द एनेक्डोट प्रॉब्लम. क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसको कहीं ना कहीं एक स्टोरीज़ की तरह कहा जाता है कि हाँ दीज आर लाइक स्टोरीज, दीज आर लाइक नरेशंस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल स्टडी. तो जब उसके अंदर आप अपना क्वांटिटेटिव को डाल देते हो, एक नंबर डाल देते हो, तो पीपल टेंड टू बिलीव इट मोर. ठीक है, देन वी हैव एक्सप्लेनिंग द वाई. क्वांटिटेटिव आपको दिखा देता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, जबकि क्वालिटेटिव उनके रीजंस बताता है. जैसे कि यही वाला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्वांटिटेटिव ने बता दिया कि हाँ लेट्स से 50 पीपल डिड नॉट पे ऑफ देयर डेप्ट. तो क्वालिटेटिव ने एक्सप्लेन करा कि वो क्यों नहीं पे कर पाए. नेक्स्ट इज योर माइक्रो मैक्रो लैडर, जिसमें कि कनेक्ट सोसाइटल स्ट्रक्चर टू इंडिविजुअल बिहेवियर. तो आपने जैसे क्वांटिटेटिव के अंदर तो आप एक मेजर बेसिस पे देखते हो, एक मैक्रो लेवल पे देखते हो, बड़े लेवल पे देखते हो. तो क्वालिटेटिव जो है वो उन बड़े लेवल की चीज़ों को छोटे लेवल पे लिंक करती है. जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं तो उसको रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे. 10th हमारा इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम. तो यूज़ मेथड स्ट्रैटेजिकली ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. तो आप लॉन्गिट्यूडनल वे के अंदर स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को पढ़ो, जैसे कि इंटरव्यूज़ लिए एंड न्यू फिगर आउट, ऑब्जर्वेशंस ली, इंटरव्यूज़ लिए. तो आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों को मिक्स करा कि जैसे कि लेट्स से देयर इज़ अ न्यू पॉलिसी दैट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स. तो उसको पहले तो इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आपको लगा कि टीचर्स आर वेरी एंथुसियास्टिक टू डू दैट, बट लेटर यू ऑब्जर्व कि उन्होंने वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई. तो क्वालिटेटिव से आपको उनकी मोटिवेशन पता लगी कि हाँ भाई दे आर वेरी एक्साइटेड. बट क्वांटिटेटिव के अंदर जब आपने पता लगाया तो वो एक्साइटेड तो थे बट उन्होंने कुछ वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करी. देन वी हैव स्ट्रैटेजी हाइब्रिड्स. स्ट्रैटेजी 11 इज़ योर हाइब्रिड्स, द लास्ट स्ट्रैटेजी. तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को बनाओ बट विद यूजिंग क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, तो आपने मान लो एक लैब लाइक सेटअप ले लिया, स्टिल उसके अंदर आप यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, यू आर डूइंग इट ऑन दी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर आप जा रहे हो, यू आर स्टडिंग ऑल ऑफ इट लाइक दैट. बट आप उसमें साथ में क्वालिटेटिव मेथड्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑल्सो स्टडिंग हाउ पीपल आर इंटरैक्टिंग, यू आर टेकिंग देयर इंटरव्यूज वाइल ऑल्सो टेकिंग देयर टेस्ट. तो दोनों तरीके से आप कंट्रोल के साथ साथ और
कंट्रोल भी है वहाँ पे, पर आप अपना पर्सनलाइजेशन भी ला रहे हो बात करके. नाउ अब स्टेप्स क्या होते हैं मिक्स मेथड्स के अंदर. अच्छा देखो, मिक्स मेथड्स वाला टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, इस पर आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है. स्टेप 1 ये होता है कि प्लान हाउ वन मेथड विल सपोर्ट दी अदर, कि कैसे एक पर्टिकुलर मेथड जो है वो आपके आगे मेथड्स को इन्फ्लुएंस करेगा या सपोर्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सर्वेइंग 1000 स्टूडेंट्स, उसमें से आपने 63 फैमिलीज़ को सेलेक्ट करा इंटरव्यूज़ के लिए, तो जो क्वांटिटेटिव सर्वे हुआ उसने एक कंटेक्चुअल मैप प्रोवाइड करवा दिया, और क्वालिटेटिव जो होगा उससे आपके एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर हो रहे हैं. फील्ड वर्क में जाके आप बात करो तो मिक्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, कंबाइन ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. तो अगर मान लो यू आर स्टडिंग पीपल हु आर यू आर स्टडिंग फीमेल्स हु आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम वर्क, या मदर्स बेसिकली, जैसे स्टडी करी थी, तो आई हैव टेकन वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी स्टडीज़. तुम्हें ये इन डेप्थ पढ़नी है तुम पढ़ सकते हो, बट माई एम हियर इज़ टू एक्सप्लेन यू द फेजेस. तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिए हैं साथ में. तो जैसे कि आप एक मदर से पूछो, डज योर हस्बैंड हेल्प यू विद चाइल्ड केयर, तो उसमें येस या नो वाले आंसर आ सकते हैं. तो ओपन एंडेड में हो गया कि अच्छा टेल मी हाउ डज़ इट वर्क, हु डज़ वॉट. तो उससे आपको एक्चुअलिटी के अंदर निकलता है कि हाँ भाई क्या एक्चुअल में वर्क करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं. तो मिक्स हो जाते हैं, तो आप उससे एक तरह से ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन आप डिराइव कर सकते हो. देन वी हैव योर इंटरप्रिटेशन फेज, जिसके अंदर आप दोनों मेथड्स को मिक्स कर चुके होते हो, अब आपके पास दोनों से डेटा आ गया है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मेक इट वर्क. उनमें से जनरलाइजेशंस निकालने की कोशिश करते हो आप. कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हो सकता है सेम फाइंडिंग्स हो, या इलेबोरेशन में एक से ज़्यादा दूसरे मतलब डिटेल्स ऐड होती जाती है. कॉम्प्लीमेंटेटरी भी हो सकता है कि डिफरेंट हो सकती है इन्फॉर्मेशन, बट वो यूज़फुल इन नेचर हो सकती है. कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है, जिससे की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ सकता है. हो सकता है कि एक मेथड ये कह रहे कि जैसे कि हस्बैंड सपोर्ट करता है चाइल्ड केयर के अंदर, बट व्हेन यू टेक इंटरव्यू यू फिगर आउट कुछ भी सपोर्ट नहीं होता. तो वो एक तरह से बैरियर आ जाता है आपका, एक तरह से चैलेंज आ जाता है, वहाँ से निकल जाता है. बैरियर देखे तो मनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. स्किल्स, रिसर्चर कई बार होता है एक ही मेथड में ट्रेंड है, बायस आ जाती है, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई रिसर्चर एक पर्टिकुलर मेथड को प्रेफर करे. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर योर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स. एक बार मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या कवर करा है फ्रॉम द स्टार्ट, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू ऑल्सो. वाह, हमने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया. तो वी हैव डन व्हाट सोशल रिसर्च इज़, डेफिनेशन वगैरह, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोचेस क्या होती हैं, उनके अंदर हम किन 4 बेसिस पे डिवीजन करते हैं. देन वी हैव हमारा पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस, कंसेप्चुलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन क्या क्या होता है, वी हैव डन दैट. क्वांटिटेटिव में कंसेप्चुलाइजेशन ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होता है, दैट वी हैव डन. पॉजिटिविज्म से क्वांटिटेटिव कैसे लिंक्ड है वो हमने करा. स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, किस तरीके से रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव के अंदर, स्ट्रेंथ पढ़ी और वीकनेस पढ़ी. देन क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपोजिट वर्क करता है उससे. कॉन्सेप्ट्स कैसे निकल के आते हैं, हमने की स्टडी पढ़ ली एक, एंड वी डिड इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग्स, मोस्टली बेसिकली पैराडाइम कौन सा यूज़ होता है इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कैसे कंडक्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. जैसे कि आपने, अच्छा मैंने डायग्राम नहीं बताया था ना, सोशल सेल्फ को आपने एक्नॉलेज कर लिया, फिर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करा, अडॉप्ट करा, फिर डिज़ाइन करी स्टडी, फिर डेटा कलेक्ट करा, एनालाइज करा, उस डेटा को इंटरप्रेट करा, इन्फॉर्म करा. तो दिस इज़ योर मेनली स्टेप्स जो होते हैं आपके रिसर्च में. देन उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस. देन वी हैव डन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी कैसे डिफर करता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में, मिक्स मेथड्स क्या होते हैं और प्रॉब्लम्स क्या होती है मिक्स मेथड्स के अंदर, डिबेट जो है बेसिकली पैराडाइम डिबेट जो है वो क्या क्या है, मेथड्स की नीड क्या है मिक्स करने की, स्ट्रैटेजीज़ 11 स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसी पे क्वेश्चन आ सकता है. आई जस्ट टेल यू व्हाट द क्वेश्चन वाज. वेट, मैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी तो उसका कोई दिक्कत है नहीं. स्टिल आई एम टेलिंग यू वंस, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे याद था तो मैं बता ही देती हूँ एक बार. आई हैव सेंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कम्युनिटी के अंदर भेजा हुआ है मैंने. सो दैट यू नो कि किस तरीके से पढ़ना है. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज बेसिकली
what are the key differences between quantitative and qualitative approach to research? Are there possibilities of convergences between these research? तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, उनके क्या वेरिएशंस होते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑपरेशनलाइजेशन कैसे वर्क करता है उनके अंदर, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड वगैरह आपको पूरा बताना पड़ेगा. आफ्टर दैट क्या कन्वर्जेंस की नीड है, तो यू टेल कि क्यों नीडेड है, एंड देन क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको करने की. ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप्स के अंदर आप मिक्स करते हो. तो बेसिकली तो बहुत बेसिक है, तो आप 2 पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट वॉज, एंड आई नो इट्स अ लिटिल हैवी इन नेचर, बट ट्रस्ट मी, जब इसके तुम नोट्स बनाओगे ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग अलग करके, तो इट्स वेरी ईजी. क्योंकि है तो कुछ भी नहीं ना, बस अलग अलग ये लोग कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज़ करी हुई हैं. बाकी दिस इज़ इट फॉर टुडे. एंड यू गाइस, इफ़ यू गाइस वांट द पीपीटी, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना. मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर. इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी फॉर लाइक आई शेयर मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें मोस्टली. यूट्यूब पे इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर.